सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम कल होना है और आप लोगों की तैयारी है। ये सिर्फ हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमारी कोई चीज़ छूट गई हो या आपको बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा हो तो हम थोड़ा लाइट वे में इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस को आपको बहुत बार बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया है और इसको समझाने की फिर से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो, ये कहानी रिटर्न की है, ये कहानी प्रैक्टिकल की है, ठीक है। अब इधर इतने में तो 000 कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है इस चीज़ से। ये जो थर्ड पार्ट है वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये दो पार्ट्स है, इनमें बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो अपन आराम से बता देंगे, इसमें कोई इशू है नहीं, बिल्कुल हड़बड़ी करनी नहीं है। फोर्थ पार्ट बहुत शानदार है। फोर्थ पार्ट में ज़्यादा कोई परेशानी वाला काम नहीं है, बहुत ईजी गोइंग है, बहुत फैक्चुअल और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, है ना, जो हमें थोड़ा प्राउड भी फील कराती है कि यार सही है, बहुत सही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इनके अपने नंबर की। तो अपन बहुत बार बात कर चुके हैं कि हमें 500 नंबर की लड़ाई लड़नी है। इस 500 नंबर की लड़ाई में हमें, है ना, इतना थ्योरी का पार्ट है जो पूरा करना है और इतना प्रैक्टिकल का। अब आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आप एक पेपर को सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे कि भाई फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट टू लास्ट पेज तक ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी नंबर दिए गए हैं ऊपर, कि वो लिखता है ना मैक्सिमम मार्क्स 15, मैक्सिमम मार्क्स 10, है ना, तो उसका हाफ याद रखना है कि मुझे भाई 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे हाफ नंबर लाने हैं, मतलब 5 नंबर लाने हैं। ये कहानी फिर से वही है। हम सेफ स्कोर की जब बात करते हैं तो सीधा सीधा हाफ कर देना हर चीज़ का। कोई प्रश्न जैसे आपके 30 नंबर का है, ठीक है भाई, 30 नंबर का प्रश्न है या 30 नंबर की वो यूनिट है, जैसे थर्ड पार्ट में कोई ऐसा पार्ट है जो 30 नंबर का है, तो सीधा ध्यान रखना है कि मुझे इसमें इतनी कोशिश करनी है कि मेरे 15 नंबर आ जाए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, कंसेप्ट क्लियर है इस चीज़ का। क्योंकि पिछली बार बच्चों ने ऐसा बोला था कि मैम हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी कि हर पार्ट में पास होना ज़रूरी है। अब पार्ट कुछ नहीं है बेटा, ये देखो, यहाँ देखोगे तो पार्ट ये है ड्रिल, वेपन टेस्ट, ठीक है, या वेपन ट्रेनिंग या फायरिंग कहो, एक ही चीज़ है ना। और पर्सनैलिटी टू जनरल अवेयरनेस तक के जितने भी टॉपिक है ना, वो सब थर्ड पार्ट में है। आपका भले लीडरशिप हो गया, भले आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जो भी हो गया, वो सारे के सारे आपके थर्ड पार्ट में हैं। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो आर्म फोर्सेस से लगा के कम्युनिकेशन तक का जो पार्ट है वो अपना इसमें है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। चलो, ये वाइवा के लिए डेमो रखा तो था पर ऐसा क्यों हो रहा है। चलो, वाइवा में सेम यही चीज़ आपके साथ होगी। आपका जो इंस्ट्रक्टर होगा या आपका जो भी एग्ज़ाम लेने वाला अफसर होगा, वो आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछते हैं और आपका क्या रिएक्शन रहता है, वो आपको उसी समय इंस्टेंट उसका आंसर देना है, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। नहीं आता है तो बहुत शांत स्वभाव में कहना नो सर, नो आइडिया, बस। ज़्यादा कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई भी रिएक्शन नहीं करोगे, मुंह चेहरे को ऐसा नहीं बनाओगे कि बिल्कुल एक नंबर भी नहीं देने के चांस बने, ऐसा नहीं है। यही आपको पास कराएगा। थोड़ा सा टाइट होगा क्योंकि टेंडर्स वाले लेते हैं तो वो थोड़ा अपन गर्ल्स को ऐसा मानते हैं कि रिकॉर्डिंग में नहीं बोलना है कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि वो ये मानते हैं कि गर्ल्स बहुत फिजिकली वीक होती हैं तो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगी, तो आप अपना परफॉर्मेंस इतना अच्छा दे कि वो ये सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाए उन लोगों की। चलो, ये इतना स्लो क्यों चल रहा है। चलो अनु। यस दीदी। देखो, आपका जो ड्रिल टेस्ट होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ जैसे भी जो भी प्रोसीजर आपको फॉलो करने के लिए दिया जाता है आप वो फॉलो करेंगे। देन आप कैसे कमांड देंगे उसका एक छोटा सा डेमो है आपके सामने, तो वो देखो। जय हिंद श्रीमान। जय हिंद। शुरू करूं दीदी? हाँ तो बोलना भाई। हाँ। जय हिंद श्रीमान। जय हिंद। श्रीमान, RJ18 SW8701505 कैडेट अनुराधा पुष्कर ना मैप रीडिंग टेस्ट के लिए हाजिर है। ठीक है,
जैन सेम एज जितने भी आपके ये टेस्ट हैं इन सब में, भले ही वो ड्रिल हो, भले वेपन टेस्ट हो, भले ही मैप रीडिंग हो, भले एफसीबीसी हो, भले कुछ भी हो, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो बच्चों का एक क्वेश्चन है कि मैम हमें बहुत कम जगह मिलती है वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपको गैप कम है तो या तो आप जो आपकी 1-2 लाइन दी गई हैं तो आप क्वेश्चन को छोटी छोटी राइटिंग में लिखकर 2 लाइन्स में पूरा करें, या फिर आप उसके लिए कीवर्ड्स बना दें कुछ छोटे छोटे 3-4। अगर प्रश्न की वो देखें कि मार्क्स कितने हैं, अगर 3 नंबर का है तो आपको 3-4 की पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ये तो अपन बहुत बार देख चुके हैं। 10 मार्क्स का है तो कम से कम 10 की पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर वर्डिंग आप कितनी भी लिखते हैं, कैसे जमाते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप कुछ भी सिंबल बना सकते हैं, कोई भी साइन जिसमें आप दिखा सकते हैं। सर्किल बनाए, जैसे किसी के 3 प्रकार है तो 3 सर्किल बना दो, उसमें नाम लिख दो, है ना। ऐसे कुछ चीज़ें बनाओगे, डायग्राम बनाओगे तो उसे एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने कम गैप को इतना अच्छे से यूज़ करा है ना। इसको लिखना था, इसको इतना आ रहा था तो इसने लिखा। पार्ट 1 की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अपन ने ये चीज़ रखी है, हालांकि नहीं पूछी जाएगी पर फिर भी इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कहीं प्रैक्टिकल में मान लो आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएं। आर्मी विंग जब आई थी अपने यहाँ भारत में, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि 48 में आई थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमें गर्ल्स विंग भी चाहिए भाई, तो गर्ल्स विंग अपने 49 में। ये जनरली पूछते हैं इसलिए इसको ऐसा कर रखा है, ठीक है। एयर विंग और नेवल से अपने ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो अपने नहीं पूछते हैं, पर याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट क्या पता प्रैक्टिकल वाइवा में कहीं पूछ ले कि एनसीसी डे कब मनाते हैं, नवंबर के लास्ट वीक में मनाते हैं, आर्मी डे कब मनाते हैं, नेवल डे कब मनाते हैं और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं। ये मैं बहुत बार गा चुकी हूँ तो मे भी आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अगर एनो रैंक की बात करें, है ना, तो जो अपने कैडेट्स वाला ख़त्म होता है ना यहाँ एशियो के, तो उससे ऊपर जो होते हैं वो एनो की रैंक्स चलती है। लेफ्टिनेंट होता है, फिर कैप्टन होता है, फिर मेजर, फिर उससे ऊपर ऐसे चलते रहते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि पूछते हैं कि एनो में जो टॉप रैंक क्या है तो वो मेजर रैंक को माना जाता है, ठीक है भाई। इतना आपने याद रखना है। कैंप के बारे में मान लो पूछ ले, देखो क्या होता है, अगर आपका ध्यान वाइवा के ऊपर नहीं है तो डायरेक्ट एग्जामिनर क्या करता है कि आपका ध्यान यहाँ लाने के लिए या आपको थोड़ा गलत साबित करने के लिए डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, अच्छा बताओ कौन कौन से कैंप होते हैं एनसीसी में। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, पर वो आपका ध्यान यहाँ खींचने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल में अपना पूरा नहीं दे रहे हैं, तो आपसे नाम पूछ सकता है। तो धड़ाधड़ नाम होने चाहिए, सर आरडीसी, टीएससी, एनआईसी, एएलसी, सीएटीसी, एटीसी, मतलब नाम ही नाम लो भाई सर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेन बात, बहुत ज़्यादा लिखा है, परेशान हो जाओगे, बट इसको ध्यान से सुनना है। ये हमारे 10 नंबर की चीज़ें हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी हो, बट फिर भी अगर कुछ छूट जाएगा तो आप एक बार बुक से देख लेना। आपकी जो अभी वाली बुक है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, पर उसमें वास्तव में कुछ भी नहीं है। मतलब वो इतनी गलत तरीके से फॉर्म करी गई है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर ही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों को गलत भी लिख दिया गया है। तो आपका जो कन्फ्यूज़न हो रहा था ना, मैं कह रही थी यार बच्चे ऐसा मेरे से ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, वो पूछ इसलिए रहे थे क्योंकि इस किताब में बहुत सारी गलतियाँ हैं, ठीक है। तो उसको इतना ध्यान में नहीं रखना है। चलो बात करते हैं फर्स्ट में। तो देखो पहले मैंने लिख रखा था इस्टेब्लिश्ड बाय जनरल ड्रॉल, बट इस्टेब्लिश मतलब ड्रिल उनके द्वारा नहीं की गई थी, जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया था, ऐसा ऐसा फॉर्मेट दिया था। इस्टेब्लिश बहुत बाद में हुई थी, ये अपने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की बात है जब इस्टेब्लिश होने का प्रोसेस चला था। तो अपन ये कह सकते हैं कि जनरल ड्रॉल ने इसकी शुरुआत करी थी, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। दोनों डेट्स मिलती हैं, आपका पिछली बार भी कन्फ्यूज़न था, इस बार भी है। आप दोनों ही लिख दें, स्लैश डाल के दोनों लिख लें या कोष्टक में डाल के दोनों लिख लें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भाई बच्चा खुद कन्फ्यूज़ है किताबों की वजह से, ठीक है। हम जर्मनी में हुई थी ये तो ठीक है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ड्रिल के 2 टाइप्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए, ओपन क्लोज, है ना। इनको बहुत बार शानदार तरीके से अपन पढ़ चुके हैं। एम्स कभी पूछेगा नहीं क्योंकि 10 नंबर में पूछना है तो ऑब्वियसली कि छोटा क्वेश्चन पूछना नहीं है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है एम में सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिटी एंड डिसिप्लिन, क्योंकि उससे क्या होता है कि एग्जामिनर होता है ना, उससे लगता है कि वाह यार
कितना शब्द का कितना सटीक सिलेक्शन करा है। हमारा मोटो यही है और इसने एम में सबसे पहले ये लिख दिया, इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, फिर तो बहुत कुछ है, ड्रेसअप है, कमांड कंट्रोल करना है, क्विक मूवमेंट्स करना है, सेल्फ रेगुलेट करना है खुद को, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ। ठीक है, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो 3 प्रिंसिपल्स हैं। आपने कहा था कि मैडम हिंदी में बताना, आप इंग्लिश में बताते हो, तो ठीक है भाई। एक तो मिलजुल के काम करो, मिलजुल के काम आप काम करते नहीं हो, फिर आपके अपोजिट जो भी चीज़ें हैं ना वो लिख दीजिए। और फुर्ती रखने आप रखते ही नहीं हो, वो लिख दीजिए। स्थिरता होनी चाहिए, मतलब आप बिल्कुल स्थिर होने चाहिए, जट जड़ाजट कुछ भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है। स्थिर होना ही डिसिप्लिन का होने का एक वे है। ठीक है, तो स्थिरता, ये 3 इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब देखो आप क्या करते हैं, किस चीज़ को किस में घुसा देते हैं। एम को प्रिंसिपल में घुसा देते हैं, प्रिंसिपल को एम में घुसा देते हैं, टाइप को पता नहीं कहाँ घुसा देते, कमांड में, कमांड को टाइप में घुसा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको जो पूछा गया है उसका सटीक जवाब दें। जैसे पूछा है ड्रिल के कितने टाइप होते हैं, तो टाइप 2 ही होते हैं। अब आपने अगर 3 भी लिख दिया ना, एग्जामिनर का पहला ही आपका जो उसकी जो मानसिकता है वो बदल जाएगी कि बस कुछ नहीं आ रहा, छोड़ो, कोई मतलब नहीं इसका। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि टाइप 2 होते हैं, 2। एम लिखें, एम में आप फिर भी कुछ लिख सकते हैं, छोटा मोटा इधर उधर चलेगा। प्रिंसिपल्स 3 ही हैं, हर जगह आपकी उस ऐप में भी 3 ही दे रखे हैं, यही दे रखे हैं, सेम एज इट इज़ ऐसा ही लिख रखा है। तो अपन को प्रिंसिपल भी यही याद रखने हैं। वर्ड ऑफ कमांड की अपन बात करते हैं, तो अगर वो बच्चे कहने कि मैम हमारे हिंदी में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लिख रखा, इतना अजीब लगता है उसे लिखना, तो आप लिखें चेतावनी और कार्यकारी, ऐसे लिखें। 2 लिखें, वर्ड ऑफ कमांड, चेतावनी और कार्यकारी, ऐसे लिखें तो आपका थोड़ा रहेगा। चेतावनी का मीनिंग ये है कि अगर अपन जो लंबा बोलते हैं ना, परेड, तो ये है चेतावनी। ठीक है, और अब कह रहे हैं पीछे मुड़, तो जब पीछे मुड़ वाली कार्रवाई है तो वो कार्यकारी में आएगी। ठीक है, जब अपन कोई काम करते हैं, पहले तो चेतावनी दे रहे हैं और फिर काम कर रहे हैं, तो वो कार्यकारी में आ जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम्पल भी दे देना है वहाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। अब देखो 2-3 चीज़ें हैं, एक खुली लाइन और निकट लाइन का जो डिस्टेंस है वो पूछा जाता है। आप भले ही उसके कुछ और ही चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उनको सबको छोड़ के यहाँ आइए, डिस्टेंस पूछी जाती है तो आपको सीधा याद रखना है कि जो खुली लाइन होती है उसमें 150 इंचेस डिस्टेंस होती है दोनों लाइन के बीच। ठीक है, और निकट लाइन में 60 इंचेस होती है, ये ध्यान रखना है। फिर अगर अपन सावधान के एंगल की बात करें तो ये 30 डिग्री, विश्राम हिल टू हिल की बात करें तो 12 इंचेस, इसका कोई ज़्यादा लोड वाला काम नहीं है, ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब देखो 3-4 चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है, स्पीड मार्चिंग, स्लो मार्चिंग, क्विक मार्चिंग। मैडम ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये देखो यहाँ समझने की कोशिश करो कि जो स्पीड मार्चिंग होती है ना, जिसे हम तेज चाल कहते हैं, है ना, तेज चाल ही कहते हैं ना, या ड्यूरेशन की बात हो रही है तब की, तो पर मिनट हम 120 कदम उठाते हैं। ठीक है भाई, 120 कदम लेते हैं, और स्लो मार्चिंग में अपन 70 कदम लेते हैं। ये चीज़ दोनों ध्यान रखनी है। पिछली बार इन्होंने स्पीड मार्चिंग पूछ लिया था, तो ऑब्वियस इस बार स्लो मार्चिंग पूछेगा कि स्लो मार्चिंग में 1 मिनट में कितने कदम होते हैं, तो 70 होते हैं, सीधा हिसाब है। अब क्विक मार्चिंग और है, इसका भी इन्होंने हिंदी तो तेज ही कर रखा है ना, पर अगर अपन इंग्लिश देखें इसकी, तो अगर जहाँ जहाँ क्विक मार्चिंग लिखा हुआ, क्विक मार्च लिखा हुआ, तो उसमें क्या है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कदम हैं। जैसे यहाँ बात करते हैं अपन गर्ल्स कैडेट की बात करें तो 110 कदम लेंगे वो, बॉयज़ लंबे होते हैं थोड़े, तो उनके लिए 116 रखे हैं। अगर वो कोई रेजिमेंट है ना, तो उसको 120 दिए हैं। फिर कोई राइफल यूनिट है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत कुछ है, उनको तो बहुत कुछ करना है, तो उनको 140 कदम दिया जाता है। तो ऐसा इसका क्विक मार्चिंग का एक अलग ही शेड्यूल चलता रहता है, अलग तरीके से। तो इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, है तो छोड़ दो। आपको जो ये फैक्चुअल चीज़ें 2-4 लिखी हुई हैं, आप इन्हीं को याद करें। इसके अलावा जो भी आपको याद आ रहा है छोड़ दें, कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। चलो, और एग्ज़ाम में सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको बिल्कुल ध्यान में रखोगे। आप क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं हैं और डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, स्पेशली इस 10 नंबर वाले पार्ट में, ये वाला और नेक्स्ट वाला, ये 10-10 नंबर के पार्ट बहुत सावधानी से करने हैं आपको। ठीक है, सैल्यूट की बात करते हैं, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और सलामी शस्त्र। वही है जो एग्जाम्पल अभी जागृति को दिया, उसी टाइप का है। एक ही घर के 3 पार्ट है, सेम यही समझ सकते हो, बस लेवल अलग अलग है। राष्ट्रीय सैल्यूट बड़े अधिकारियों, अपने जो राजा हैं दोनों, उनको दिया जाता है।
उसके नीचे के भी कुछ अधिकारी हैं वो भी उसका हक रखते हैं। देन जनरल सैल्यूट अपने जो अधिकारी रैंक के मेजर रैंक से ऊपर जो हैं डीडीजी डीजी इन सबको जनरल सैल्यूट देते हैं। और सलामी शस्त्र अपने ये नीचे वाले इनको। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही इस फॉर्म में होते हैं। अब क्या होता है, जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है उसमें कभी कभी स्ट्रेंथ पूछते हैं कि प्रेसिडेंट को कितने कैडेट्स गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, तो 150 देते हैं। तो क्या उसकी फाइलिंग करनी, मैंने आपको बताया था कि फाइल कैसे करते हैं और कितने डिवीज़न बनते हैं। ये फॉर्मेट मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको समझा रखा है। तो आप तो खाली अभी याद रखें कि 3 डिवीज़न बनते हैं, ठीक है। इसमें अगर वाइस प्रेसिडेंट या नीचे वाले और की बात करें, जैसे पीएम वगैरह हो गए, तो इनमें क्या है कि 2 डिवीज़न बनते हैं और 100 लोगों की, मतलब 100 लोग होते हैं या 100 कैडेट्स होते हैं, ऐसे कह सकते हो। और दूसरे जितने भी वीआईपी हैं उनको हम 50 कैडेट्स वाला गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। जनरली प्रेसिडेंट वाला ही पूछा जाता है। क्या पता इस बार वाइस प्रेसिडेंट वाला पूछ ले कि उप राष्ट्रपति को कितने कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है या उसकी कितनी स्ट्रेंथ रहती है। तो आप स्ट्रेंथ के बारे में ये चीज़ ध्यान में रखें। ये लगभग ड्रिल से सारी चीज़ें हैं। कोई चीज़ रह गई होगी तो और बात करेंगे। ये आपके काम की नहीं है। जैसे थ्योरी में क्या हुआ, पूछो, कुछ पूछना है क्या? थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके कोई डिस्टर्बेंस हो। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है, बच्चा क्या पढ़ा है इतने दिन, अब मैं क्या पढ़ाऊँ, उसका क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़े, और बहुत ही एक अलग ही इशू बन जाएगा। इसलिए खाली अपन एक ऊपर से देख रहे हैं कि मान लो किसी ने कुछ नहीं पढ़ा हो ना, बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा हो, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे यार इतना कुछ नहीं है यार जितना मैं सोच रहा था, ये तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये तो हम जब थ्योरी क्लास लेते हैं तब की स्लाइड है, इसलिए इसमें ये डाल रखा है। बाकी अभी के लिए एग्जाम के लिए इसको छोड़ भी दें, कुछ नहीं है। बेड हैबिट्स क्या होती है ना, पैर को घसीट के मत चलो, आइज रोटेट मत करो, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, और कुछ नहीं है। इनका मीनिंग क्या होता है, परेड पर सावधान का क्या मीनिंग होता है, खुली लाइन चल का क्या मीनिंग होता है, पीछे मुड़ का क्या मतलब होता है, ये मतलब समझा रखा है, इससे ज़्यादा कुछ सेंस वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर पार्ट 2 की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है ना, वो या इन दोनों में से पूछेगा, या तो ये या ये, आप देख लेना, ये होगा 100% होगा, मतलब होगा, ठीक है। आपको जैसे इसके मुख्य सिद्धांत की बात करता है कि भाई जो वेपन अपन चला रहे हैं, है ना, तो उसको चलाने का जो मेन प्रिंसिपल है या उसके मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या क्या होते हैं। तो एक बहुत शानदार होल्डिंग होनी चाहिए, गुड होल्डिंग होनी चाहिए, करेक्ट एम होना चाहिए, बिल्कुल शानदार एम होना चाहिए, और ट्रिगर कार्रवाई जो करते हैं वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ये तीनों सेम इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में ऐसा का ऐसा लिखे, यही सीरियल नंबर होनी चाहिए। आप क्या करते हैं, इधर उधर कर देते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि कहीं से पूछा के लिख दिया होगा, ये उनके मन में ऐसी थिंकिंग आ जाती है, जबकि ऐसा होना कुछ नहीं है, बट फिर वो उसे लगता है एग्जामिनर को। तो इसलिए आपको सेम यही रखना है, गुड होल्डिंग, करेक्ट एम और करेक्ट ट्रिगर ऑपरेशन, है ना। आप हिंदी में देख लेना, थोड़ा शब्द टिपिकल हैं उसमें, कुछ है दूरस्थ सिकस्त, ऐसा कुछ आप लोग देखना। पोजीशन की बात करते हैं फायरिंग में, तो या तो आप इस ऑर्डर में लिखें या इस ऑर्डर में लिखें, दोनों में एक ऑर्डर फॉलो करें। अगर आप ये वाला लिख रहे हैं तो सेम फॉर्मेट ऐसा रहेगा, ये वाला लिख रहे हैं तो ये फॉर्मेट रहेगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है ना, ये रहेगी। चलो अब बात करते हैं अपन .22 की, ठीक है। जो ये .22 राइफल है, इसमें कभी कभी पार्ट पूछ लेता है। इसके पार्ट इसलिए याद करने रहते हैं कि जो सबसे छोटी चीज़ होती है उसमें जो चीज़ें हैं वो बड़ी वाली में होगी। जैसे बात करते हैं अगर अपन SLR की, तो SLR में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होगी जो इसमें नहीं होगी। इसलिए क्या होता है कि कभी कभी आपको पूछता है कि 5 राइफल के किसी पार्ट के नाम लिख दो, आप क्या करते हैं कि उसके लिख देते हैं, मतलब जैसे .22 के 5 नाम पूछे ना, इसके पार्ट पूछे, तो आप क्या करते हैं कि 5 कोई सी भी राइफल के लिख देते हैं। तो बेटा फिर इसमें तो वो होता ही नहीं है, जैसे मैगजीन इसमें नहीं होती है, तो आप अगर मैगजीन लिख दिया तो फिर वो समझेगा कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए हमारे .22 के कुछ जो पार्ट्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, 1-2 याद कर लो, ज़्यादा नहीं। ये जैसे बैरल याद रह जाता है, ट्रिगर याद रह जाता है, कुछ नाम हैं जो बहुत शानदार, बट याद रह जाता है, ये तो बहुत ही ईजी नाम है। और जो ईजी नाम है वो 5 याद कर लो, ठीक है। मिनिमम आपको 5 याद होने चाहिए, मैक्सिमम आपकी इच्छा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने नहीं याद करी हो तो फिर मस्त रहना, कोई इशू नहीं है, 10 नंबर गए। देखो अगर लेंथ की बात करते हैं तो 43 इंचेस ही इसकी लेंथ है। देखिए
आपके सिलेबस में या आपकी किताब में 2 दे रखे हैं, एक वो 4th एडिशन दे रखा है उसका, एक 3rd एडिशन दे रखा है, तो उनकी दोनों की लेंथ अलग अलग होती है। परंतु अगर अपन एग्ज़ाम का पैटर्न देखें या पुराने प्रश्न देखें या अपन DGNCC ऐप भी देखें, तो वो ये कहती है कि जो .22 है वो उसकी 3rd वाले की बात कर रहे हैं, तो उसकी है 43 इंचज़ लेंथ है। 6 राउंड होते हैं, ये तो आपने चला के देखी है तो आपको याद रह ही जाएगा कि 6 राउंड होते हैं, सॉरी 6 पाउंड की होती है वेट इसका, और 5 राउंड होते हैं। 5 ही मिलते हैं आपको, भले आपने कितनी रिक्वेस्ट करी होगी तो भी आपको नहीं मिले हैं ज़्यादा। मतलब इसका मैगजीन कैपेसिटी जो है वो 5 राउंड की है, अपन 5 राउंड उससे कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि मजल वेलोसिटी और जो इसका कैलिबर होता है वो सेम, जो राइफल होती है उसी का नाम उसका कैलिबर होता है। कभी भी किसी राइफल का कैलिबर पूछा जाए तो सेम उस राइफल का नाम ही उसका कैलिबर होता है, ठीक है। अब देखो, जब हम राइफल को सफाई करते हैं, जब हम राइफल की सफाई करते हैं तो उस सफाई में एक चिंदी होती है, आपको पता होगा, अभी अब गए भी थे यूनिट तो आपको बताया भी होगा उन लोगों ने, है ना। तो उस चिंदी से हम उसे साफ करते हैं तो उसका जो अनुपात होता है ना वो किस अनुपात में होती है, यहाँ लिख रखा है कि 4:2 इंचज़ के अनुपात में आती है ना, ऐसे वो ध्यान रखना है। इफेक्टिव रेंज कितनी है? 25 गज, ठीक है, यार्ड भी कह सकते हो, एक ही बात है। चलो, ये चीज़ आपको इस .22 के बारे में ध्यान रखनी है। और आगे बढ़ते हैं तो अपने 7.62 mm SLR की बात करते हैं। सबसे पहले तो SLR का क्या मीनिंग है? सेल्फ लोडेड राइफल। 1000 बार पूछा गया है, 1-2 बार और भी पूछेगा तो भी अपन को बता देना है, ठीक है। अब इसके कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हैं। आपने पूछा भी है मेल में क्वेश्चन, मैंने वहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ लेना था इसको। तो 45 इंचज़ ही इसका ओरिजिनल लेंथ है, हाँ। परंतु क्या होता है कि कभी कभी किताब में कहीं कहीं 55 भी लिखा हुआ है, कहीं इसको mm में भी लिखा हुआ है, तो ऐसा शो होता है। तो आपको ऐसा लगे कि एग्ज़ाम में प्रश्न थोड़े अलग तरीके से पूछा है या जो भी है आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप 45 इंचज़ कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। 4.4 kg वेट, ठीक है, 20 राउंड है कैपेसिटी, ये पूछने की पूरी संभावना है, आप याद रखें। कैलिबर वही है जो अभी बात करी। इफेक्टिव रेंज 300 यार्ड, ये चीज़ याद रखनी है। देखो क्या होता है कि ये mm में अगर आप याद रखें तो कोई बुरी बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो आप mm में याद है तो वो भी लिख दो ना, वो लिख दो तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई बंदा बिल्कुल सही है। इसकी मजल वेलोसिटी 885 मिनट पर सेकेंड होती है, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। कहीं कहीं 900 भी लिखा हुआ है किसी किसी किताब में, तो अब उसका तो मैं ही क्या करूं, क्योंकि किताबें अलग अलग है और वो किताब तो एक ही है पर उसके एडिशन अलग अलग एडिशन में अलग अलग दिया है। मैंने ये जो उठाया है ये मैंने उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के, मतलब जो उत्तराखंड का जो होता है ना, ये C का पेपर या B का कौन सा पेपर था पता नहीं, उस पेपर में ऐसा लिखा हुआ था, मतलब उसकी जो ऑफिशियल पेपर था उस पेपर में इसका आंसर ऐसा माना गया है। तो कोई बात नहीं, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। चलो, एक राइफल और है जो बहुत चर्चा में रही थी पिछली बार, मैंने बहुत लाइट वे में बच्चों को पढ़ाया था, पर इन्होंने क्या करा कि 10 के 10 ही प्रश्न इसी से पूछ लिए। हालांकि हमने पढ़ा था बट स्लाइड में इंक्लूड नहीं करा था, तो बच्चे को याद ही नहीं रहा, वो भूल गया वहाँ जाके कि भाई हुआ क्या था। तो अपन को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसकी लेंथ जो है वो 960 mm होती है, ठीक है भाई। ये बहुत सारी जगह गलत भी है, बहुत सारी जगह सही भी है, तो ज़्यादा लोड वाला काम नहीं है। वेट एकदम करेक्ट है, 4.1 kg, ठीक है। अगर इसकी रेट ऑफ फायर की बात करें कि ये कितने मतलब इसकी ये कितनी फायरिंग कर सकती है, इसकी क्या रेट है ना, इसकी दर क्या है। रेट का मीनिंग ये है कि पर सेकेंड या पर मिनट कितना राउंड कर सकती है। तो ये पर मिनट 60 से 660 राउंड्स करने की कैपेसिटी रखती है। मैंने ये नहीं कहा कि ये इतने राउंड करती है, बट ये रखती है, इसका जो फायर रेट है ना वो इतना है, ठीक है। अगर इसके नॉर्मल राउंड की बात करें तो ये 60 राउंड करती है नॉर्मल, ठीक है। कैलिबर वही है, सेम है। इफेक्टिव रेंज 400 मीटर है, पूछा जा सकता है, प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें। एक है कि इसका जो चिंदी होती है ना सफाई वाली, वो है 10 × 3.75 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। देखो इसमें एक और बात आती है, इसमें एक और चीज़ है कि इसकी जो एक और चिंदी इसमें काम आती है, शायद वो पेट्रोल वगैरह को लेकर है, कुछ ऐसा उसमें लिखा हुआ था, तो उसकी भी सेम इसी तरीके की
साइज है, वो भी 10 इंटू ऐसा कुछ है, 2 पॉइंट ऐसा कुछ है। तो अगर मान लो आपको कुछ और प्रश्न पूछा जाए कि ये क्लीनिंग वाला ना पूछ के और कोई प्रश्न पूछा जाए जिसमें चिंदी की बात कर रहा है, किसके 5.56 mm की, तो आप उसमें भी यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में समझ जाएगा कि बच्चे ने किस वे में इसको ऐसा लिखा है। मसल वेलोसिटी की बात करें तो वही है 900 मिनट पर सेकेंड। इसमें थोड़ा सा कम है 7 पॉइंट, मतलब इस SLR में थोड़ा सा कम है ये 900 से, और इधर 900 है फिक्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये वेपन की बात हुई। 10 नंबर के हैं दोनों, ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल शांत वे में उसको पढ़ना है। फिर बात करते हैं अपन थर्ड उसकी। तो देखो पूरा थ्योरिकल है, बिल्कुल शांत वे में जवाब देने की कोशिश करें। अपने पास गैप बहुत कम है, प्रश्न का जो मार्क है कि भाई मार्क्स कितने नंबर का है, वो बहुत ज़्यादा नंबर का है। कोई प्रश्न 5 का है, कोई 8 का है, कोई 10 का है ना, कोई 15-15 नंबर के क्वेश्चन भी हैं, और जगह बहुत कम है। तो हमें इन की पॉइंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे? देखो मैंने यहाँ लिखा है, मैं अगर चाहती तो ऐसा भी लिख सकती थी कि एक लीडर के क्या गुण होते हैं, बट यहाँ लिखा है लीडरशिप ट्रेट्स। ठीक है भाई, तो जब भी आप लीडरशिप का नाम आता है, जब भी नेतृत्व का नाम आता है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ रखें, या कहीं भी जिम्मेदारी की बात आती है तो इन पॉइंट्स को याद रखें। अलर्ट रहना, हर जगह अलर्ट रहना है भाई, कहाँ दिक्कत है? अलर्टनेस कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, कोई भी काम करें तो वहाँ अलर्ट रह सकते हैं। तो इन चीज़ों को इसीलिए याद करना है कि हमें ये दिमाग में रहे। अलर्ट का हिंदी क्या होगा? सावधान, है ना? सतर्क, सावधान, सचेत, सही है। चलो, तो एकदम सटीक वर्ड यूज़ करें, वही प्रॉब्लम है हिंदी इंग्लिश वालों की, यही प्रॉब्लम होती है कि वो उसका मीनिंग गलत निकालते हैं। चलो, फिर अगर अपन बेरिंग की बात करें तो इसका मीनिंग लगभग अपने सहन शक्ति से है, या इसका और भी कुछ हिंदी हो सकता होगा। आप लोग देखना एक बार, है ना, बच्चे ने कहा कि मैडम हिंदी में भी पढ़ाना, इसलिए सहनशील होता है। अच्छा, चलो ठीक है। तो सहनशील होना चाहिए, एक लीडर हमेशा सहनशील होना चाहिए, उसमें पेशेंस का लेवल बहुत शानदार होना चाहिए, करेज होना चाहिए, साहसी तो होनी चाहिए। बिल्कुल डर रहा है, खुद ही डर रहा है, तो दूसरों को क्या मतलब कहाँ क्या लीड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो करेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्या मेल आया है किसका? अब क्या मेल कर रहे हो रे? एंड्योरेंस की, तो इसका हिंदी में भी धैर्य जैसा चीज़ है कि भाई आप धैर्य रखें, या इसको भी क्या कह सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं आप, ऐसा कह सकते हैं। अब इसका और भी हिंदी होता हो तो आप देखना। ठीक है, एंथसिज्म की बात करें तो एंथसिज्म मतलब उमंग, किसी चीज़ की किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीद होना, उमंग होना, उस तरीके की चीज़ है ये। तो आपको क्या करना है कि इनमें से आपको जो भी 5-4 नाम याद रखते हैं, इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखने वाला होना चाहिए, जजमेंट करना बहुत शानदार तरीके से आना चाहिए, उसको जस्टिस करना आना चाहिए। यूँ नहीं बेचारा एक बच्चा 15-20 घंटे से खड़ा है, आराम से प्रैक्टिस कर रहा है, आप उसको कोई रियायत नहीं दे रहे हो, और एक बच्चा 2 मिनट ही खड़ा है, 2 मिनट ही काम करा है उसने, और आप उसको रियायत दे रहे हो, तो ये जस्टिस नहीं हुआ उस आधे घंटे खड़े रहने वाले के साथ, है ना। कोई भी काम हो सकता है। नॉलेज होना चाहिए एक लीडर को हमेशा, हर एक छोटी मोटी भारी जो एक्सटर्नल इंटरनल दुनिया है, उस दुनिया का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। लॉयलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। लॉयलिटी क्या होगा? ईमानदारी, पता नहीं, आप देखना हिंदी इसकी। तो लॉयल होना चाहिए वो, एक खुद के मायने में भी और भारी मायने में भी। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, सही है भाई, होना ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर लीडर कैसे बनेगा, वो बन ही नहीं सकता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको आपको याद रखना है, और एज इट इज़ अगर इसी फॉर्मेट में याद रखो। देखो इसका जो फॉर्मेट है आप देखिए, ABCD ऐसे लिखा गया है, इसमें कोई चीज़ छूटी नहीं है, जो याद आती गई उसको लिखा गया है। तो आप भी ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखें। हाँ, मान लो मेरे जैसे हो कि आपको कहीं किसी चीज़ की मान लो हिंदी नहीं आई, ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं, लॉयलिटी लिख दो ना। अब जैसे इतना हिंदी में लिखा था, अब नहीं आ रहा है, लॉयलिटी की हिंदी नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, आप लॉयलिटी ऐसा सेम लिख सकते हैं। अब ये बात है लीडरशिप की। ठीक है, अब अगर लीडर की बात करें ना, तो इनके शब्द को तोड़ दो। लीडर लॉयल होगा, लॉयलिटी की जगह लॉयल कर दो। ठीक है, अलर्टनेस की जगह अलर्ट कर दो, मतलब आप उसको छोटा कर दो। कहने का मतलब ये है कि वो पर्सन विशेष के बारे में बात हो रही है। ये यहाँ लिखा भी है कि गुड लीडर में कितनी कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बहुत सारी है, ये तो 2-4 आपके लिए कि आप इनको इजी गोइंग याद रखें। हेल्दी होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में
रखनी है, ज़्यादा लोड इस लीडरशिप वाले पॉइंट में नहीं रखना है, क्योंकि एक प्रश्न 100% ये पूछेगा कि किस तरीके का लीडर होना चाहिए, या कोई थ्योरिकल प्रश्न बना कर पूछ सकता है कि कोविड की ड्यूरेशन में ऐसी ऐसी ड्यूटी लग रही है और आप एज लीडर कैसे बिहेव करेंगे, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ा क्रिटिकल, आपको सोचने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कैडेट की एक्टिविटी की, कि कैडेट क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, है ना, जिसमें लीडरशिप का मौका मिलता है उन लोगों को। तो वही है, ड्रिल है, बल्कि कैंप हैं, जितनी भी रैली कैंपियंस वगैरह होते हैं, है ना, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनमें जो भी काम बच्चे करते हैं उससे उनमें नेतृत्व का भाव विकसित होता है। अगर आपको कहीं लिखना पड़ जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, है ना, तो वो जो है ना सेम एक अच्छे नागरिक के गुण हैं, कि एक अच्छा लीडर या एक अच्छा आदमी किन किन चीज़ों को फॉलो करेगा। तो 11 के 11, कि हम संविधान या राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करेंगे, हम, है ना, बिल्कुल ईमानदार रहेंगे, हम किसी भी राजकीय संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाएंगे, वगैरह वगैरह, जितना भी है ना, वो एक अच्छे सिटीजन के गुण हैं। ठीक है, तो आप अच्छे सिटीजन बनने की पूरी कोशिश करें। आप लोगों से इतना ज़्यादा होता नहीं, एक चॉकलेट का छिलका तो संभाल नहीं सकते हो, कई अच्छे नागरिक बनोगे। चलो, अगर अपन बात करते हैं कि लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें डेवलप कैसे किया जाए, ठीक है भाई, नहीं है, जैसे मेरे जैसों में नहीं है तो नहीं है, क्या करें अब, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो अपन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, चीज़ें आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें देखना शुरू करें, है ना, क्विक डिसीजंस लेना शुरू करें कि हाँ बस मुझे लेना है। उससे क्या कॉन्फिडेंस आता है, आप क्विक डिसीजन लेते हैं ना कोई, तो बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये सटीक पॉइंट वहाँ रखेंगे आप, तब आपको मज़ा आएगा। अब प्रश्न का फॉर्मेट यहाँ मैंने मतलब यूनिवर्सल लिया है। आपको पर्टिकुलर किसी प्रश्न के बारे में ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है, अब यहाँ आप लीडरशिप के किन क्वालिटीज़ के साथ इस चीज़ को हैंडल करेंगे, या एज ए कैडेट आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, या एज ए कैडेट आपने क्या सीखा, वो चीज़ है। तो वहाँ आप इन पॉइंट्स को डाल सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है ना, तो जानबूझ के ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें जो आपके बस की नहीं है, तो वो करोगे तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब पार्ट तो ले लिया बट एक्टिव नहीं है, बिल्कुल ही कुछ मतलब ही नहीं है। अब हम एक डिबेट कंपटीशन में कहते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है, बाकी तो बोल ही नहीं रहे, उनको कोई मतलब ही नहीं, सुन रहे हैं पर वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या मतलब, ऐसे पार्टिसिपेशन का तो कोई मतलब ही नहीं। इसलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप जो भी वर्डिंग पेपर में लिखेंगे वो बहुत सटीक होनी चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, बिल्कुल। अगर एक आप में अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ के 2-4 गुण भी हैं तो आप एक बेस्ट लीडर तब कहलाएंगे जब आपका सबसे पहला काम टाइम मैनेजमेंट वाला होगा। खुद ही ग्राउंड में 10-15 मिनट लेट आ रहे हैं, है ना, तो फिर आप बच्चों को क्या ही सिखाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट इंप्रेशन ही बेकार है। चलो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है उसको बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। वो भले फिजिकल हो सकते हैं, है ना, वो हेल्दी नहीं है, ये नहीं है, बीमार रहता है, बिल्कुल सुस्त मुस्त रहता है, तो फिर कहाँ से वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएगा। तो ये फैक्टर्स भी उसको प्रभावित करते हैं पूरे। ठीक है, सोशल फैक्टर हो सकते हैं। अब वो किस कम्युनिटी से आता है, उसका सराउंडिंग क्या है, उसके सराउंडिंग में कौन लोग रहते हैं, कोई किच वाला माहौल है तो वो वही है, वो वहाँ आके भी कोई ज़्यादा अच्छा काम करने वाला नहीं है। उसको मान लो लीडर बना भी दिया तो वो वही है, वो अपनी जो वहाँ बैक वाली चीज़ें हैं ना उनको वहाँ लेके आएगा, है ना। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है भाई, मतलब जो आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, आपके माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपकी फिलोसॉफी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी आपके इसको इफ़ेक्ट करती है, इसको इन्फ्लुएंस करती है। इन्वायरमेंट तो सबसे ज़्यादा है ही, इसका तो आप बात ही नहीं कर सकते हो। इन्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा, देखो कैसे, इसका अगर एग्जांपल देना हो तो आप कैसे देंगे कि जैसे गर्मी का माहौल है अभी, तो क्या होता है कि अपने आप ही टेम्परेचर लो होने की वजह से हमें एक चुस्ती सी और बिल्कुल ऐसा लग रहा है बीमार हैं, नहीं यार अच्छा ही नहीं लग रहा, वो वैसा वो भाव ही ख़त्म हो गया है, मतलब उमंग उत्साह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और अगर यही मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्म है, तो अपने आप ही आपका काम करने का लेवल बहुत शानदार हो जाएगा। और यही लेवल बहुत ज़्यादा ठंड है, बस मर ही रहे हो उस ठंड से, तो बस उस समय भी काम करने की इच्छा नहीं होगी। तो इन्वायरमेंट आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, इस चीज़ को आप मानेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं
सोशल अवेयरनेस की और कम्युनिटी डेवलपमेंट की। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि अभी ट्रेंडिंग में जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं और कुछ भी पूछ लें। अगर आपके DGNCC ऐप की बात करें तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी है उन्होंने। डोगरी को इंक्लूड करा है, फीमेल फुटकट को इंक्लूड करा है, चाइल्ड लेबर को इंक्लूड करा है, चाइल्ड मैरिज को इंक्लूड करा है, और क्या था, ये मैंने जो यहाँ लिखे ना वो एक भी नहीं है वहाँ। मैं बता रही हूँ कि वो चीज़ें हैं। तो पूछ सकता है 100% वहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है कि जो चाइल्ड मैरिज हो रही है ना, तो उसको रोकने के लिए एज ए कैडेट आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने फिर कहा कि जो पर्सनैलिटी में हमने चीज़ें पढ़ी है ना कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस चीज़ को करेंगे, तो आप वहाँ से वर्डिंग उठाएं और उसको एक फॉर्मेट दें, सेंटेंस बनाने का काम करें वहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। और ये भी हो सकते हैं, ये तो पहले वाले हैं, पुराने पेपर्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं कि फैमिली प्लानिंग का भी पूछा है, कभी टेररिज्म का पूछा है, कभी करप्शन का पूछा है, कभी ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछा है, कोरोना को लेके भी पूछा है ना, इंटरनेशनल वॉर के बारे में जैसे अभी चल रहा है तो ऑब्वियसली कि पूछा जा सकता है, और जैसे जितने भी डिजीज़ वगैरह हैं है ना, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। कोरोना फोकस में है, आप कोविड से कुछ क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि कोविड के रिविजन में एज ए कैडेट आपने किन किन गतिविधियों में भाग लिया, तो आप लिखिए पूरा। आपने कोई प्लाज्मा डोनेट करा तो लिखिए प्लाज्मा डोनर, और आप लिख सकते हैं कि मैंने ब्लड डोनेट करा तो ब्लड डोनर लिखें, है ना। आपने और कोई चीज़ दी है या आपने और कहीं सर्व किया है, आपने कहीं ड्यूटी करी है तो वो लिखें आप। मतलब और भी बताएं कि आपने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ कैसे मैनेजमेंट करा, आपने लोगों को कैसे अवेयर करा, है ना। जो जो कुछ भी आपने करा ना वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और वो जो मैंने आपको DGNCC ऐप वाले टॉपिक बताए हैं उन पे भी आप थोड़ी सी तैयारी रखें कि पूछा जा सकता है। कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसमें कितनी जगह लिख रखा है, 5-6 जगह लिख रखा है, तो क्या पता उससे भी प्रश्न बनाने की पूरी संभावना है। तो आप लिखें कि क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या हैं। वही है पुरुष प्रधान समाज है ना, बहुत सारी है, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी है, इन सारी चीज़ों से भी ऐसा हो रहा है कि वो गर्ल को तो पहले से नहीं चाहते हैं और फिर ऐसा हो रहा है तो वो उसको ख़त्म करने की ही सोचते हैं और ज़्यादा उससे कुछ होना नहीं है। प्लस बहुत सारी मानसिकता हैं छोटी मोटी जो है, ठीक है। इनमें यही होगा, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें और कुछ बताया जाए तो ऐसा नहीं है। इंस्टेंट आप है ना कुछ की पॉइंट से सेंटेंस बनाएंगे और उसको इतना अच्छा फॉर्मेट देंगे, गलती नहीं करनी है, काटा काटी करोगे पेपर में तो वो अपने आप ही आपको नंबर कम देगा। उसको लगेगा बच्चे को आ नहीं रहा था, ओयो ज़बरदस्ती बार टाइम पास कर रहा था, 3 घंटे निकालने हैं, मतलब निकालने हैं, पर हम ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, बट अब हो गया तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। और वाइटनर ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई है तो आप थोड़ा छोटा सा वाइटनर ले लें ताकि किसी को ज़्यादा फोकस में भी नहीं, कोई ऑब्जेक्शन भी ना करे, तो परेशान भी नहीं करे। एक छोटा सा वाइटनर ले आए, है ना, और आराम से। और हाँ, अगर एक जना वाइटनर ले आया है और दूसरा जना उसको देने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा नहीं करना है। कैमरे का वो सिस्टम बहुत ज़्यादा खतरनाक है और आप फोकस में आएंगे, परेशान होगे, मैम को परेशान करेंगे, वो लोग आपको भी परेशान करेंगे कि आप लोग है ना चीटिंग कर रहे थे वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है, चीटिंग नहीं कर रहे थे, पर होता यूँ है कि बच्चा सोचता है कि यार मेरी फ्रेंड ही तो है यार, मैं दे देती हूँ ना इसको भी वाइटनर। नहीं, आप ले आएँ, आप सब लाएँ, पर्टिकुलर अपना एक काम आएगा ज़िंदगी में कभी भी, ठीक है। बाकी रेजिमेंटल नंबर वगैरह बराबर लिखने हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे लिखने हैं। अगर आप कस्वे लिखते हैं तो प्लीज़ थोड़ा उसको लाइट लिखें, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर को समझ ही नहीं आता है वो नहीं। हाँ, कुछ किसी की फुल फॉर्म लिखनी है तो बिल्कुल कैपिटल वर्ड्स लिखें। आप कस्वी आपके पास ही रखें अपने, ठीक है, अपनी कॉपी तक सीमित रखें। चलो, अगर अपन डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कुछ नाम आते हैं ये इस तरीके के। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा कर ही नहीं पाता है। पिछली बार भी पूछा था NEC की फुल फॉर्म बताइए, आप बता ही नहीं पा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आपको बोला कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक में अगर कोई भी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो N का मीनिंग हमेशा नेशनल होगा, ये देखा गया है। और D का मीनिंग लगभग डिज़ास्टर होता है। कहीं चलो एक छोटे मोटे में कहीं मान लो चेंज होगा तो मुझे नहीं लगता, बट डिज़ास्टर ही होगा D का मीनिंग। M का मतलब मैनेजमेंट होगा, मतलब मैनेजमेंट होगा, और A का मीनिंग अथॉरिटी होगा, मतलब होगा। अब बचा क्या, अब देखो, अगर इसको अपन करने लगे हैं तो क्या होता है, जो फर्स्ट वाला लिखा है ना इसमें मोस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इसको अलग अलग डायरेक्टरेट ने 1000 से करोड़ बार पूछ लिया है।
इसकी फुल फॉर्म, NDRF की फुल फॉर्म कम से कम करोड़ बार से ज़्यादा पूछ ली गई, इसलिए मैंने इसको यहाँ उसका लिखा है। पिछली बार भी लिखा था, इस बार भी लिखा है और मे भी इस बार आएगा भी। इनके अलावा कोई फुल फॉर्म है नहीं, एक आधी कोई और बच गई हो तो आप देख लेना, ठीक है। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, ये सबसे बड़ी फोर्स है, अपनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर काम करती है अपने भारत में, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं NDMA की, तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी बहुत बड़ी संस्था है, इसका नाम भी याद रखना है, ठीक है। इनके फुल फॉर्म ही पूछे हैं, आज दिन तक कभी हेडक्वार्टर वगैरह पूछे नहीं। मुझे लगा मैं लिखूं, पर फिर मुझे लगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैडम इत्रो को ही बता ही दो यार, तो अत्रो नहीं बताऊँ, ठीक है। और फिर देखो, एग्जीक्यूटिव शब्द ज़्यादा कहीं आया नहीं है ना, इसलिए आपको NEC की फुल फॉर्म तो बिल्कुल आप याद रखें ही रखें कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। अब अपन अगर बात करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे अलग अलग होता है। तो जहाँ पे भी 4 शब्द अपने आप SD करता है ना, तो वहाँ समझ जाना है कि वो एक तो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है और एक स्टेट की बात हो रही है। DM का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, और वही वो सेम डिस्ट्रिक्ट में भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। इसमें और भी कुछ फुल फॉर्म होगी तो मैं बता दूंगी, मैंने देखा ही नहीं इस वाले टॉपिक को, इसलिए मुझे और उसकी क्या बोलते हैं, इसके ये फुल फॉर्म का पता नहीं। तो आप फिर भी ध्यान रखें कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसे ऐसे फॉर्मेट में लिखें। कैसे, देखो कहीं है क्या पेज खाली, ये रहा, यहाँ देखो। इसका फ़ोन इतना बकवास है ना, किस ये कम सा का फ़ोन ही देखो, जैसे आपको नहीं आ रहा था NDMS, इसका फुल फॉर्म में से खाली आपको 3 चीज़ें ही आ रही है। तो आप क्या करें कि जैसे ये आपका आंसर है, ठीक है, यहाँ नीचे ऐसे लिखे इस फॉर्मेट में NDMS। अब नेशनल का मीनिंग आ रहा है तो यहाँ लिखो नेशनल, ठीक है। D का मतलब आ रहा है डिज़ास्टर, लिखो। मैनेजमेंट का मतलब आ रहा है मैनेजमेंट, लिखो। अब S का मीनिंग नहीं आ रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा शायद एक चीज़ मिस कर रहा है, इसलिए वो इसे नहीं लिख पा रहा है, बाकी इसे आ तो रहा है, ये इतना तो डिटेक्ट कर चुका है कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट से प्रश्न पूछा गया है। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या, जो भी जितने भी चीज़ें हैं, अगर फिजिकल डिज़ास्टर है, मतलब बाढ़ वगैरह है, सुनामी है, भूकंप है, जितनी भी जो भी चीज़ें हो रही है फिजिकली, सॉरी अपने इसका नेचुरल डिज़ास्टर है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो हो गया उसके बाद कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। उस इमरजेंसी से बाहर निकलने के लिए आप फर्स्ट एड दे सकते हो, किसी को हॉस्पिटल स्टाफ को सपोर्ट कर सकते हो, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दे सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी है ना, आप सर्व कर सकते हो पब्लिक प्लेसेस में, है ना। आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। हज़ारों लोग भीड़ भाड़ इधर उधर कुछ मचा रहा है, आप वहाँ आगे आके इनिशिएटिव ले सकते हो, है ना। आपको मानेंगे भी लोग, क्योंकि आपका वे इतना डिसिप्लिन होगा ना, तो आपको मानेंगे वो, बाकी नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो और बात करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। कोई भी टॉपिक किसी भी टॉपिक से पूछा जाए, भले वो नेचुरल डिज़ास्टर हो या भले वो मैन मेड हो, दोनों में से आपको जो भी डिज़ास्टर हो रहा है एज ए कैडेट ही पूछा जाएगा कि ऐसा ऐसा घटना हो गई है और आप क्या इनिशिएटिव लेते हैं। थ्योरिकल प्रश्न ही आने हैं थर्ड पार्ट में। अब यहाँ अपन ऐसा नहीं कह सकते कि यही पूछो यही पूछो, नहीं, ऐसा कंपल्शन नहीं है, ठीक है। पिछली बार कुछ नाम पूछे गए थे, ये गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम हैं और हर बार पूछे जाते हैं। जैसे महानरेगा का नाम हर बार पूछा जाता है ना। जैसे गवर्नमेंट बदलती रहती है तो इनके नाम बदलते रहते हैं। ये IPY था पहले, अभी APY कर दिया है, क्योंकि अटल और इंदिरा में है ना, कांग्रेस की सरकार होती है तो वो उसको इंदिरा कर देती है, और भाजपा की सरकार होती है तो वो उसको अटल कर देती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। NGO का फुल फॉर्म पूछते हैं, बहुत बार पूछा है, बहुत बार, ठीक है। BPL का पूरा नाम पूछते हैं। ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कुछ, ठीक है। तो इसमें से एक बार आप सरसरी निगाह से देख लें, नहीं याद होता तो छोड़ दें। इसमें भी हमेशा है ना, P का मतलब प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री ऐसे करके आगे चलती है, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। अभी कोई रिसेंटली ट्रेंड में चल रही हो, चिरंजीवी योजना बहुत चली, बट वो क्या कि अपने राजस्थान में है ना, इसलिए नहीं पूछेगा, क्योंकि C का पेपर आपके नेशनल चीज़ों को देख कर बना रहे हैं वो लोग, नेशनल लेवल पे उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्टेट वाली चीज़ें आएगी नहीं, बाकी मैं इसमें डाल देती। चलो, हेल्थ और हाइजीन में थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने उसमें लिया नहीं, मैंने कहा बच्चे घबरा जाएंगे कि वो भाई इतना क्या बता दिया, परेशान हो जाएंगे, इसलिए आप
अपने लेवल पे देख पाएँ तो देखें। क्या देखना है, ये जो डिजीज़ लिखी है ना, ये किससे संबंधित हैं, है ना, का मतलब आपके जो बॉडी है उसके किस पार्ट से संबंधित हैं, ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स जो होने ज़रूरी हैं आपके शरीर के लिए, है ना, आपके फूड में उनको इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनका सीक्वेंस आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से लगा के वाटर तक, सेम एज इट इज़ लाइन वाइज ऐसे याद रहना चाहिए। कभी लिखने का मौका पड़े तड़ातड़ लिख दो। योगा में आप 5-6 नाम याद करने, भुजंगासन, सर्वांगासन, बहुत सारे वज्रासन, बहुत मतलब जितने आप याद रख सकते हैं कम से कम रखें। आप क्या करते हैं, 2 याद रखते हैं बस, 2 के बाद आधी याद ही नहीं आ रहा। अरे भाई 10 नंबर का प्रश्न पूछा है योग को लेकर, मान लो नहीं आ रहा है योग में, आपको योग की डेफिनेशन नहीं आ रही है या योग के लेके और कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, एक सेंटेंस छोटा सा बनाइए और फिर ऐसे गोले बना दीजिए, बहुत सारे सर्किल्स बनाइए, उसमें योगों के नाम लिख दीजिए ना, बहुत सारे योग, जैसा जैसा है कि ये वज्रासन है, ये भुजंगासन है, ये सर्वांगासन है ना, बहुत सारे हैं। वैसे मेरे को भी इतने नहीं आ रहे, आप देख लेना। वही है, मैं कह रही हूँ ना कि एग्ज़ाम का प्रेशर ही इतना होता है कि आपको नाम नहीं आते हैं, आप चाह के भी उसके नाम मतलब 1-2 आएंगे, फिर लगेगा अरे यार और क्या लिखूँ क्या लिखूँ क्या लिखूँ, आएगा नहीं। इसलिए मतलब प्रॉपर 5 या 6 नाम तो बिल्कुल एकदम गोट के पी जाएं। कोणासन बहुत सारे हैं, और बताओ 2-4 बताओ। उष्टासन और बताओ, चक्रासन और बताओ। कपालभाति, वज्रासन, प्राणायाम, बालासन, बालासन, पद्मासन, सिद्धासन और मत्स्यासन, पद्मासन और पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन और बहुत सारे हैं, बट कहने का मतलब ये है कि 10 एक नाम आपको याद होंगे। 10 एक नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलो विटामिन की बात करें तो विटामिन की जो टेबल बी वालों को मैंने दी थी, उसी अकॉर्डिंग आप भी उस टेबल को खाली एक बार देख लें कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बस इतना सा देखना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेस्ट की डेफिनेशन एक बार पूछी गई है सी के किसी पेपर में, ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, बट ऐसा पूछा है, तो आप ध्यान रखें रेस्ट का क्या मीनिंग होता है। जैसा भी आप, मैं कह रही हूँ ना, जो भी आप समझते हैं रेस्ट से, आप जो चीज़ समझते हैं, आपके बॉडी को रिलीफ समझते हैं या आप जो भी समझते हैं वो कूल होना समझते हैं, तो आप उसे एक सेंटेंस में पिरोने की क्षमता डेवलप करें, और कुछ नहीं। उसकी वर्डिंग इतनी सुंदर होनी चाहिए कि एग्जामिनर को लगे कि भैया यार बंदे को यार इतना कुछ आता है। ऐसे अगर अपन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो दोनों हैं, आप सेल्सियस में लिख सकते हैं और फ़ारेनहाइट, दोनों में लिख सकते हैं। आपको जो सूटेबल होता है आप लिख दें, और आपको फिर भी लगे कि नहीं नहीं यार क्या पता एग्जामिनर वो उतना दिमाग वाला नहीं हो, वो एक ही चीज़ को देखने वाला हो, एग्ज़ाम में कहीं सेल्सियस में ही लिखा हुआ है और मैंने फ़ारेनहाइट में लिख दिया तो वो मुझे नंबर काट देगा, तो दोनों लिख दो, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल अगर ब्रीथ रेट की बात करें, अपने ब्रीथिंग की बात करें अपन, है ना, तो वो 16 to 20 पर मिनट होती हैं, मतलब अपन जो सांस ले रहे हैं वो। और अगर पल्स रेट की बात करें तो 72 बीट्स, कहीं कहीं लिखा हुआ है 72 to 75, बट साइंस यही कहती है कि 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। चलो अगर अपन बैलेंस डाइट की बात करें तो इसी बैलेंस डाइट की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो सेम यही लिखना है कि बैलेंस डाइट में ये 6 जो तत्व हैं ना ऊपर वाले, इनको हम हमारे फूड में इंक्लूड करते हैं, प्लस हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। बैलेंस डाइट में ये जो भी लिखे ना, योग, विटामिन को ध्यान में रखते हैं, रेस्ट को ध्यान में रखते हैं, ये जो भी ब्लू में लिखे हुए हैं वो बैलेंस डाइट का हिस्सा बन जाएंगे, आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगर अपन बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो बॉडी पार्ट में क्या पूछेगा, क्या पूछ सकता है बताओ। बॉडी पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है क्या, बी वालों में होगा शायद, फिर भी जो भी है तो आप एक बार हेल्थ और हाइजीन वाले उसको टॉपिक को भी देखें। हाइजीन, पर्सनल हाइजीन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ऑब्वियस है पूछी जा सकती है, 100% पूछी जा सकती है। हाइजीन से क्या मीनिंग समझते हैं आप, हाइजीन क्या है। बैड और गुड हैबिट्स आपके पर्सनल लाइफ से पूछ रहा है, मतलब आपकी हेल्थ को लेकर पूछ रहा है, तो वही है, इरेगुलरिटी है, कभी क्या खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कहीं बैठ गए, कुछ नहीं है, कोई नियम कानून कुछ नहीं है, तो वो बैड हैबिट्स हैं। गुड हैबिट्स ये है कि आप इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, योगा को इंक्लूड करते हैं, जो फूड ले रहे हैं उसमें नेसेसरी जो ऑर्नामेंट्स हैं, मतलब नेसेसरी जो चीज़ें हैं आप उनको ले रहे हैं वगैरह वगैरह, विटामिन को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये अच्छी आदतें हो सकती हैं, ठीक है। चलो
अगर अपन और बात करते हैं आगे इन्वायरमेंट और जनरल अवेयरनेस की, तो देखो अगर आपके DGNCC ऐप की बात करें तो उन्होंने जनरल अवेयरनेस में कम से कम 18 से 19 टॉपिक जोड़े हैं, है ना। बहुत कुछ रिवर्स को लेकर और आपके पुराने जो जितने भी वॉरियर्स हुए हैं उनको लेकर और मतलब जैसे प्लांटेशन को लेकर जितनी भी अवेयरनेस लोगों ने फैलाई है, मतलब हर एक टॉपिक को उन्होंने इंक्लूड करा है। कम से कम 20 से ज़्यादा टॉपिक इस जनरल अवेयरनेस वाले टॉपिक में है ना। उसमें मुझे को समझ ही नहीं आया कि कौन कौन सा टॉपिक लूँ, इसलिए मैंने खाली यहाँ अपने नेचर या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें ली है जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे अपना वाटर हो गया, है ना। तो उस वाटर को कंजर्व करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहली और नेसेसरी नीड है। तो आप उसकी हार्वेस्टिंग को ले सकते हैं, रिसाइकलिंग वगैरह कैसे क्या कर रहे हो, वेस्ट मैनेजमेंट को भी इन्होंने, है ना, इस टॉपिक में जोड़ा है, इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में, वहाँ पे ऐप में। तो ऑब्वियस है कि पूछा जा सकता है कि वेस्ट मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। ऐसे पॉल्यूशन को लेकर बाकी काफ़ी पैराग्राफ्स दे रखे हैं, पोल्यूशन। तो आप पोल्यूशन के बारे में भी थोड़ा सा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। एयर पोल्यूशन क्या है, देखो जितने भी पोल्यूशन है ना, एयर, वाटर, नॉइस, लैंड वगैरह वगैरह, तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि जो मौजूदा एलिमेंट्स हैं ना, जो मतलब स्टेबल एलिमेंट्स हैं अभी इन्वायरमेंट में, उनमें हम कुछ ऐसे अननेसेसरी एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, वही पॉल्यूशन है। नहीं, वो एक लाइन चलती ना हिंदी में कि अवांछित पदार्थ इंक्लूड करना उसमें, तो वो है कि अननेसेसरी चीज़ें आप इंक्लूड कर रहे हो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में या नेचुरल एयर में, नेचुरल वाटर में, नेचुरल नॉइस में और नेचुरल लैंड में। मतलब कहने का मतलब है कि जो उसका ओरिजिनल लेवल है उसमें आप कुछ भी मिक्स कर रहे हैं अदर, वो उसका पोल्यूशन हो गया। तो उस पर कंट्रोल रखना वगैरह, इस तरीके की जनरल अवेयरनेस। तो उसके पूछे हैं टाइप की आप एयर पोल्यूशन रोकने के लिए या एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके की जनरल अवेयरनेस फैला सकते हैं या आप किस तरीके की अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे सोचते कैसे हैं, ठीक है। तो ये भी थ्योरिकल पार्ट है। अब ये थ्योरिकल पार्ट पूरा हुआ, आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि मुझे जितने नंबर का प्रश्न है उसके की पॉइंट्स को लेकर एक एक सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले की पॉइंट को मुझे किसी भी एक फॉर्मेट में डालना है, चाहे वो फॉर्मेट ट्रायंगुलर हो सकता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, चाहे वो सर्किल हो सकता है, या चाहे वो कोई और लाइन हो सकती है ना, या कोई ऐसा पॉलीगन बना सकते हैं आप, या कुछ भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये बहुत शानदार तरीके से होनी चाहिए। आपकी कॉपी ऐसे दिखनी चाहिए जैसे कहीं मतलब डिजिटल निकाला हो उसको, एक भी गलती नहीं, बहुत सुंदर शब्दों में है, इंग्लिश में लिखी है तो बहुत सुंदर, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट की बात करते हैं कि आर्म फोर्सेस एक अपने आप में इतना लंबा, इतना बड़ा टॉपिक है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपको पानी पीना हो तो आप पी सकते हैं, बीच में थोड़ा गैप ले सकते हैं क्योंकि फोर्थ पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो अपन अगर बात करते हैं हमने आर्म फोर्सेस की, तो उसमें जो सुप्रीम कमांडर होता है, म्यूट द माइक जो भी है, तो अपने जो प्रेसिडेंट महोदय हैं, जो हम जिन्हें राजा कहते हैं, राष्ट्रपति महोदय, तो वो हमारे सर्वोच्च सेना अधिकारी हैं अपने आर्म फोर्सेस के, है ना, अपने जो आर्म फोर्सेस हैं उनके। ये याद रखना है आपको, क्योंकि बच्चे क्या है कि इस एनसीसी की दुनिया से बाहर नहीं निकले ना, डी जीन, उसके अलावा उसको आगे कुछ सूझता ही नहीं है। तो जब ऐसा पूछा जाता है ना कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, तो फिर आप वहाँ डी जी करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट हमेशा से है और आज मतलब अभी भी रहेगा, तो आप प्रेसिडेंट बिल्कुल लिखें। हाँ, इंग्लिश वाले एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग क्या बहुत मिस्टेक करते हैं, हालांकि मेरी स्लाइड में हो सकती है, बहुत इतना ध्यान नहीं रखा है टाइपिंग का। आप लोग किसको कैपिटल देना है, किसको स्मॉल देना है, आप ध्यान ही नहीं रखते हैं। आप एक कंट्री का नाम लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा भाई, अब ध्यान ही नहीं, इंडिया को बिल्कुल छोटा कर देते हैं, इंडिया कर देते हैं। तो वो एक गलत इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर कि आप इतने भी समझदार नहीं हैं, आपको इतना सा भी समझ में नहीं आ रहा, जबकि इसका है कोई मीनिंग नहीं है। हम खुद भी समझते हैं, मैंने खुद भी अगर इस पर्टिकुलर स्लाइड की बात करें तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, बट यहाँ चलता है। पर वो एग्जामिनर ऐसा सोचता है कि यार इतना सा नहीं आ रहा उसको, ठीक है। अगर अपन बात करें कि जो फाइटिंग आर्म्स हैं उसके बहुत सारे 3 टाइप्स हैं, मेरे को 2 ही आते हैं, मैं हर बार बोलती हूँ, आप लोग ऐड ही नहीं करवाते हैं, तो उसमें आप देख लें। एक तीसरा प्रकार आप कहीं से लाएं, उसके 3 प्रकार से हैं फाइटिंग आर्म्स के,
ठीक है। आर्टिलरी। तो लिखा है ना आर्टिलरी। दीदी मैकेनाइज्ड है दीदी। तो तीनों बोलो कैसे है। दीदी एक आर्मर्ड है, फिर इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड कॉर्प्स। ओके, चलो बढ़िया। फिर बात करते हैं अपन इन्फेंट्री बटालियन की। अगर बात करते हैं सोल्जर्स की तो 10 सोल्जर्स होते हैं। देखो ये क्या फिगर्स हैं, आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों क्या कैसे, क्योंकि बहुत सारी किताबों में बहुत जगह गलत भी लिखा है। तो अब क्या करें, ये सीधा सीधा कहाँ से उठाया गया है, ये पुराने जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसमें से उठाए गए हैं। अब क्यों कैसे क्या वो पता नहीं, ठीक है। उन्होंने जैसा लिखा था हमने ऐसा लिख दिया। अगर अपन इन्फेंट्री बट मतलब जो कंपनी है उसमें मतलब प्लाटून्स की बात करें तो 3 प्लाटून्स की इन्होंने बात करी है, ठीक है। ऑनर्स में मैंने आपको बहुत बार बताया है 2 तरीके के ऑनर्स हैं, एक गैलेंट्री हैं और एक नॉन गैलेंट्री हैं, ठीक है। तो अपने जो नॉन गैलेंट्री हैं उसमें अपन जैसे पद्म पुरस्कार वगैरह है, भारत रत्न वगैरह हैं, ये सारे देते हैं। और अपने जो शौर्य के पुरस्कार हैं उसमें अपन लोग पद्मश्री, है ना, ये सारे जितने भी अपने शौर्य पुरस्कार हैं उनको इंक्लूड करते हैं। तो उसमें सबसे हायर है परमवीर चक्र, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो शौर्य पुरस्कार हैं उनको गैलेंट्री, और जो शौर्य पुरस्कार नहीं हैं उनको नॉन गैलेंट्री में डाला गया है। तो पूछ ले कि वैसे कभी नहीं पूछेगा कि मतलब जो ऑनर्स या अवार्ड्स हैं उनके कितने टाइप्स वगैरह हैं, कभी भी नहीं पूछेगा, ये जस्ट इन्फो के लिए लिखा है। तो परमवीर चक्र को अपन को हाईएस्ट मानना है। और फर्स्ट परमवीर चक्र विजेता कौन है, 1000 से करोड़ बार मैं बता चुकी हूँ, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है क्योंकि पूछेगा इस बार, ठीक है। फिर कुछ नाम नीचे लिखे हुए हैं, PVSM, AVSM, SM, VSM और ADC, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म मैं 1000 बार बता चुकी हूँ। परमवीर सेवा मेडल, अतिविशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और अदेदी कैंप, ठीक है। ये ऑनर्स हैं, ये मतलब इनके अवार्ड्स कह सकते हो, इनके ऑनर कह सकते हो, जो एक सैनिक को मिलते हैं उसकी शौर्य गाथाओं के अनुसार, वो किस अनुसार काम करता है उसके अकॉर्डिंग। अगर अपन मैप रीडिंग की बात करते हैं तो मैप रीडिंग में तो लगभग अपन सब पढ़ ही चुके हैं, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझाने वाला काम है। वही है, नॉर्थ 3 टाइप के होते हैं, एकदम सीधे सीधे लिखे हैं ना, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रीड नॉर्थ, ठीक है। ग्रीड का मीनिंग पूछते हैं बहुत बार, व्हाट इज़ ग्रीड, या ग्रीड सिस्टम क्या है, तो उसकी परिभाषा भी आपको आनी चाहिए। 3 टाइप की बियरिंग होती है, सेम ये कि यही बियरिंग है। अब जो ऑब्जेक्ट को जब आप मतलब ग्राउंड टू मैप, क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू मैप, तो क्यों कैसे क्या, तो इसके क्या ऑब्जेक्ट है बताना, कुछ 4-5 के नाम होंगे, बताओ। वैसे आगे आएगा बट फिर भी बता दो। नहीं बताओगे, चलो कोई बात नहीं, आगे आएगा। अगर अपन नॉर्थ को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो कितने कितने तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। अभी नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो GPS है, GPS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, 1000 से करोड़ बार बता चुकी हूँ, तो आप उसको ध्यान में रखें। कंपास से तो कर ही सकते हैं, सन, स्टार्स, वॉच, है ना, ये जो हायर एटीट्यूड है या अपने जो इक्वेटोरियल एटीट्यूड्स हैं, है ना, उनसे भी अगर अपन बात करें तो अपन नॉर्थ को ज्ञात कर सकते हैं। जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं उनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, 1000 से करोड़ बार अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर अपन मैप इनकी बात करें अगर मैप रीडिंग में, तो कुछ डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि सरफेस क्या मीनिंग रखता है, स्केल क्या मीनिंग रखता है, पेपर क्या चीज़ है, मैप क्या चीज़ है, मैप की डेफिनेशन भी पूछते हैं बहुत बार। तो आप बिल्कुल इजी गोइंग समझने की कोशिश करें कि कोई भी जो सरफेस एरिया है उसे हम एक निश्चित स्केल या एक पर्टिकुलर स्केल के थ्रू अगर हम कागज़ पर उसको ड्रॉ करते हैं या कागज़ पर उसको प्रेजेंट करते हैं तो वही मैप है, ठीक है। स्केल की बात करें तो स्केल ये चीज़ है कि भाई 2 ऐसी दूरियां जो सरफेस पे जितनी डिस्टेंस रखती है कागज़ पे भी उतनी डिस्टेंस को मेंशन करती है, तो वो स्केल को लेकर बात कर रहा है। सरफेस का क्या मीनिंग है, सरफेस के को डिफाइन करने का क्या तरीका है, वो आप देखते रहें। कन्वेंशनल सिंबल्स की बात करें तो उसमें आपकी जो बुक है ना, कहाँ गई रही, रुको एक सेकेंड,
बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने उसको कल बच्ची को बताया था, आप लोगों को बता देते हैं। एक सेकेंड रुको। किसी के पास तो होगा, कहाँ है? कोई बात नहीं, छोड़ो। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे मंदिर वगैरह है ना, मस्जिद है। ये वाला तो समझ में आ ही गया होगा, ये आपको बहुत बार समझाया है कि कैसे क्या वर्क करता है, कंपास कैसे वर्क करता है, प्रैक्टिकल में इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप ध्यान में रखें। टाइम ज़्यादा होने की वजह से अपन उसको थोड़ा लाइट ले रहे हैं। अब देखो, मैप रीडिंग में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो ये समझानी है, पिछली बार भी समझाई थी, इस बार भी समझा देते हैं। देखो, बियरिंग है दो टाइप की, फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग। फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग। अब क्या होता है कि पिछले कुछ सालों में पेपर में पूछा गया है, आपको कोई एक डिजिट दे दी गई है कि भाई 80 डिग्री इसकी आपको बैकवर्ड बियरिंग पूछ रहा है, तो अब प्रॉब्लम आ जाती है कि कैसे निकालें। बहुत सारे दे दिए, क्या पता एक मतलब एक प्रश्न में 4 पार्ट्स बना दिए, वो पूरा प्रश्न ही 5 नंबर का, पाँचों के 5 नंबर डूब गए। अगर ये आपको कैलकुलेट नहीं करना आ रहा है तो सीधा हिसाब रखना है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यही फॉर्मूला आपने सेट करना है। ये फॉर्मूला अपन लोगों ने बनाया है, इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ये जोग्राफिकल उनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट होता है, बट अपने अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसा बनाया है। देखो, अगर कोई भी डिजिट जो आपको पूछी जा रही है, जिसका भी आपको बैकवर्ड बियरिंग निकालना है या जिसका भी आपको फॉरवर्ड बियरिंग निकालना है, तो अगर वो 180 डिग्री से छोटा है या 180 डिग्री है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है, और 180 डिग्री प्लस करना है। मतलब अगर 180 डिग्री से छोटा है तो, और अगर उससे बड़ा है 180 डिग्री से, जैसे 181 है, तो आपको उसमें माइनस कर देना है 180 डिग्री, तो उसकी बैकवर्ड बियरिंग आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है, अब नहीं आए तो वो उसकी मर्जी, नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं। सर्विस प्रोटेक्टर की लेंथ और उसकी विड्थ याद होनी चाहिए, क्या काम आता है वो भी पूछ सकता है, इसका पूरा थ्योरिकल आपको 2-4 लाइनें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं कुछ इन चीज़ों की। अब आपने अगर ये नहीं पढ़ा हो तो आपके गए 10 नंबर, ये मान के चलिए। जैसे रिलीफ की परिभाषा पूछी है बहुत बार, कंटूर की परिभाषा पूछी है, स्लोप की परिभाषा पूछी है, ये जैसे जो टॉपिकल जितने भी फॉर्म्स हैं, भले ही माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, हील्स हो गया, है ना, नॉल हो गया, स्पर हो गया, शेडल हो गया, पास हो गया, गॉर्ज हो गया, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड में भी बहुत सारे हैं, डेड ग्राउंड और फ्लैट ग्राउंड और बहुत सारे हैं, तो इनकी परिभाषा पूछ लेता है। विजिबिलिटी क्या है, तो इनकी डेफिनेशन प्लीज़ आप एक बार देखेंगे ना, मैं सीरियसली कह रही हूँ कि वैसे हम लोग तो क्या है, जोग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो ये हम लोगों को परिभाषा याद हो गई है, बट अगर कोई नॉन जोग्राफी भी है ना तो भी उसे याद हो जाएगी, आप ये मान के चलिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ढलान की बात हो रही है, ढलान का क्या मीनिंग है? सीधा सीधा मीनिंग है, कोई ज़्यादा इशू वाला काम नहीं है। कंटूर का क्या मीनिंग है? सीधा सीधा मीनिंग है। आप एक बार खाली उस लाइन को पढ़ लें, आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद होता है तो फिर देखते हैं, कल तो पेपर देना है। हाँ, ये जो नियति ने प्रश्न पूछा है वो यही है बेटा, कि इन्होंने क्या करा है कि उसको वो आर्म फोर्सेस में इनको इंक्लूड करने की वजह से उसने अलग टॉपिक दिया है। बाकी वही है, सेम वही चीज़ है। वेपन ट्रेनिंग में हमने जो चीज़ें पढ़ी वो कि वही इसके वेपन और इक्विपमेंट्स हैं, इसमें इतनी सारी तरीके की राइफल्स को इंक्लूड करा गया है जो अपन ने नहीं पढ़ी है, जैसे 9mm कैलिबर नहीं पढ़ा है हमने, है ना। हमने जैसे बाकी सब तो पढ़ा है, ये सब तो इनके देखो मैंने कुछ कुछ स्पेशल नाम लिखे हैं, लाइक ये कि जैसे SLR की बात इसकी जो लाइट मशीन गन की बात करते हैं, है ना, या इसके SLR की बात करते हैं। एक छूट गया ना, SLR छूट गया, इसमें 7.62 mm SLR छूट गया। इसमें क्या क्या मैगजीन होती है, इसमें नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि किसके भाग पूछे जा रहे हैं। अगर .22 के भाग पूछे जा रहे हैं तो आप उसमें SLR के भाग में ना लिख दें तो सब लफड़ा हो जाएगा। बाकी लगभग चीज़ें सब में होती है, ट्रिगर सब में होती है, बट सब में होती है, बैरल सब में होती है। ये चीज़ कुछ चीज़ें तो बहुत नॉर्मल हैं। अब कभी कभी जैसे ये पॉइंट ये 9mm जो है ना, इसका भी कभी कारगर रेंज वगैरह पूछ लेते हैं, इसका कहीं सही नहीं लिखा हुआ है, हर जगह अलग अलग लिखा है, इसलिए मैंने इसको डाला ही नहीं, मैंने कहा कन्फ्यूज़ करेगा। ये तो बी वालों को बताया, वो के वही सेम के सेम नाम है, इसका नाम शायद मैंने नहीं बताया है ना, क्या बता रहे बताओ, बाकी सबका तो बता रखा है, बताओ बताओ बताओ। स्मॉल मशीन गन। नहीं, स्टेट मशीन गन।
क्या बोला, फिर से बोला? स्टेन मशीन गन। स्मॉल मशीन गन भी होती हैं, बट इसकी फुल फॉर्म को प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया, वहाँ उसको स्मॉल नहीं लिखा गया है, तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखें। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो दोनों लिख के आ जाएं, अब मन आए तो उससे कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही याद करनी है, सब याद करोगे पागल हो जाओगे। जैसे कंटूर की बात करा है तो इस तरीके की कुछ आकृति बनेगी। अब जैसे घर, मतलब जो टाउन या विलेज की बात करा है तो ये रेड कलर में देखो ऐसा इसको कर रखा है। अगर आप इसको ओरिजिनल रेड भी करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हैं जैसे अपन बात करते हैं, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात करते हैं तो ये इस टाइप के थोड़े से बनेंगे, है ना। कुछ कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे नदी नहर वगैरह वगैरह की बात होगी तो वो वाटर बॉडी ऐसे होगी। अगर अपन रोड की बात करें, मेटल रोड वगैरह वगैरह इनकी, तो उस तरीके की होगी, ठीक है। ये ज़्यादा कोई लोड वाला काम नहीं है। जैसे पेड़ पौधों की बात करें तो ये जैसे ग्रीनरी जो है उसको ग्रीन ग्रीन देख सकते हैं आप थोड़ा सा, ठीक है। अगर ये है देखो, स्टेशन की बात करें, रेलवे स्टेशन, तो कुछ नहीं करना है, एक नीचे लाइन बनानी है, ऊपर ऐसा करके और एक गोला बना के उसके ऊपर RS, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं। और भी आपकी किताब में है देखो, एक बार क्या करना है, सबको सरसरी नज़र से देखना है। फिर उसके बाद कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई ये हर बार पूछी जाती है, जैसे बैटल, वो उसका युद्ध वाला वो चिन्ह पूछते हैं हर बार, क्या कहते हैं उसको बताना? युद्ध क्षेत्र। तो उसकी जो दोनों तरीके की तलवार है और उसका वो जो नीचे उसको क्या कहते हैं वो बना हुआ है, तो आपको उस तरीके का चित्र बनाना आना चाहिए। थोड़ा सा सुंदर भी होना चाहिए, नहीं तो वो पता नहीं क्या बनाओगे और क्या बन जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। FCBC में कुछ चीज़ें हैं जिनको एक बार सरसरी नज़र से देखें। अब ज़्यादा समय नहीं है, प्लीज़ आप उसे लोड नहीं लें। लोड लेने वाला काम होता ना तो मैं ही दे देती, मैं किताब को खोल के किताब ही पढ़ा देती पूरी। ऐसा नहीं है, किताब बहुत लोड देती है, बहुत अथाह उन्होंने लिख दिया है जो कुछ काम का ही नहीं है, बच्चा परेशान हो जाता है। ये चीज़ नहीं देखनी। देखो अगर ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड इतने सारे टाइप के होते हैं, डेड होता है, फ्लेट होता है, ब्रोकन होता है, हाई होता है, लो होता है और स्लोपी होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पूछा जा सकता है कि हाई ग्राउंड क्या चीज़ है, डेड ग्राउंड क्या चीज़ है, फ्लैट ग्राउंड क्या चीज़ है, ब्रोकन ग्राउंड क्या चीज़ है। देखो कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट इज दैट कि जिस भी तरीके का ग्राउंड पूछ रहा है ना उसके नाम से ही मतलब डिफाइन होता है। आपके किताब में एक चित्र बना हुआ होगा, आप देखना उसको, उसमें लिख रखा है कि फ्लैट ग्राउंड में कुछ भी नहीं है, एकदम इजी 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 चीज़ें हैं, तो वो फ्लैट ग्राउंड है ना। डेड ग्राउंड में इन्होंने क्या करा है कि कुछ ज़मीन इधर से उभरी हुई है, किधर किधर एक उधर से उभरी हुई है, और एक ऐसा भाग है जो बहुत दबा हुआ सा और बहुत ही अलग ही तरीके का दिखता है, वो डेड ग्राउंड माना है इन्होंने। ब्रोकन ग्राउंड का मतलब वही है, चित्रा चित्रा टूटा टूटा सा है, वो उन्होंने ब्रोकन ग्राउंड माना है। और कौन सा बचा हाई ग्राउंड? हाई ग्राउंड को इन्होंने ऐसे माना है कि, एक सेकेंड, एक तो इसका फ़ोन इतना बेकार है। हाई ग्राउंड में देखो दोनों तरीके की जो दो कोई भी आकृति है या दो तरीके का जो धरातल है वो दोनों तरीके से थोड़ा हायर एटीट्यूड में है, और मतलब इस रेस्पेक्ट टू नीचे वाले के हल्का सा ऊपर उठा हुआ भाग है ये वाला पार्ट, इस वाले से पूरे से, तो वो हाई ग्राउंड की डेफिनेशन दे रहा है। ऐसा कुछ है, एक ही डायग्राम में लगभग लगभग सब है। लो में वो है कि एक को बहुत ज़्यादा अंदर तक नीचे दिखाया गया है, तो वो लो ग्राउंड की बात कर रहा है। स्लोपी का मतलब भी उसी तरीके का है कि पूरा एकदम ढलान, एकदम ढाल वाला क्षेत्र है ऐसा, ठीक है। अगर अपन सिग्नल की बात करें कि फील्ड सिग्नल जो दिए जाते हैं सेना में वॉर के दौरान या जो भी कहो, तो किस किस तरीके से दे सकते हैं। आप हाथ से दे सकते हो, आप वेपन से दे सकते हो, और आप विसल से दे सकते हो, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन फॉर्मेशन 6 टाइप्स हैं, अभी बात करते हैं, ठीक है। फिर अगर अपन जजिंग डिस्टेंस की बात करते हैं तो देखो ये याद करने के तरीके होते हैं USB AKH। इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, ज़्यादा लोड वाला काम नहीं है। उनके आगे आगे के एक शब्द ले लिए हैं तो कि आपको कम से कम उसका नाम याद रह जाए, उस वजह से कि इसका कोई सेंस नहीं है इसको यहाँ ऐसा लिखने का कि आपको याद रहे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। रहे तो ठीक है लिख दे, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पर ये पूछेगा ज़रूर। जजिंग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पूछना ही पूछना है उसको, और उसमें ये पूछेगा ही पूछेगा कि इसके कितने सिद्धांत हैं या कितने प्रकार हैं, तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। वही है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और वो है ना आपको उसका सेक्शन एवरेज वगैरह, उस पर आपको ध्यान देना। हाल्विंग मेथड, जितने भी मेथड हैं आप देख लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर अपन वाटर क्रॉसिंग मेथड की, तो उसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू नेचर,
अगर कहीं बम्बू बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो बम्बू वाला बनाएंगे, कहीं टाइल्स बहुत ज़्यादा होती है तो वो टाइल्स ऐसा 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 करके वो ऐसा ब्रिज जैसा बना देंगे। वो तरीके हैं अलग अलग जगह के नेचर के अनुसार, ठीक है। अब देखो ना, पेट्रोल जो है, हम अगर उसको पेट्रोलिंग का मीनिंग यहाँ अपन क्या लेते हैं, सेना में उसका क्या मीनिंग होता है, दोनों टाइप बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसका टाइप पूछ सकता है, उसके स्टेप्स पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये तो आपने है ना ग्राउंड में बताया था, तो मे भी मुझे पता है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं डाला है। मैंने कहा ये तो बच्चों ने वहाँ बताया था तो उनको पता है कि पेट्रोलिंग क्या मीनिंग रखता है, इसके टाइप भी क्या होते हैं, टाइप भी आपने बताए थे, तो वो है। अम्ब्यूज़ का मीनिंग आप समझते ही हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है, बट ये है कि वर्डिंग्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि भाई चीज़ें क्यों दिखती हैं, क्या है इसका, क्या रीज़न वगैरह वगैरह है। तो चीज़ें दिखने के अपन ने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है कि अपन को याद रहे, इस वजह से शेप, साइज, शेपिंग, साइन और सरफेस, ठीक है, प्लस मूवमेंट, ये है। एक आधा और भी कुछ हो सकता है, बट वो क्या कि 5 उसको सेट करने की वजह से कि ताकि अपन को यह तो पता रहे कि भाई 5 है। बहुत सारे और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर इसको यहाँ इसे इंक्लूड करा है। अगर एक इन्फेंट्री बटालियन की बात करें अपन, तो उसमें अपन वो स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट जो इसकी इकाई है ना, उनको बांटा है कि अपन वहाँ अब बात करते हैं कोर से, फिर डिवीज़न छोटा, फिर उससे छोटा ब्रिगेड, फिर उससे छोटा बटालियन, फिर उससे छोटी कंपनी, फिर उससे छोटा प्लाटून, फिर उससे छोटा सेक्शन, है ना। फिर अपन सेक्शन में सेक्शन फॉर्मेशंस की बात करते हैं। ये 6 तो बहुत शानदार तरीके से आपको समझा चुके हैं, बहुत बार समझाए हैं, तो ज़्यादा कोई वो होने नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपके पास गैप है और अगर आपको सेक्शन फॉर्मेशन पूछा है तो सेम इसी तरीके का चित्र बनाएं, बहुत शानदार इफेक्ट डालेगा। बहुत मतलब एक एग्जामिनर यूँ खुश हो जाएगा कि वाह भाई बहुत बढ़िया यार, इतना पता है इसको। तो ये चीज़ आप थोड़ा बना के आएँ तो उसके दिमाग में सेटअप बैठेगा। वो 10 सोल्जर्स का जो डिवाइडेशन था ना, वो यहाँ देख लें कि 6 राइफलमैन होते हैं और 4 नॉर्मल होते हैं, और ना नॉर्मल में भी उन्होंने सपोर्टिव में भी 2 रॉकेट लॉन्चर बनाए हैं और 2 LMG लेके खड़े होते हैं, तो वो ये 10 सोल्जर्स का डिवीज़न है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। पर अगर और बात करते हैं मिलिट्री हिस्ट्री की, तो मैंने आपको बी में बहुत शानदार तरीके से बताया है कि वॉर की क्या डेफिनेशन होती है और वॉर के क्या कॉजेज़ हैं, मतलब उसके क्या नुकसान हैं, क्यों बनता है, कारण क्या हैं, ये चीज़ें अपन वहाँ पढ़े हैं। कोई भी हो सकता है, बाउंड्री का कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई अपना मतलब कोई नेचुरल कोई ऐसी चीज़ हो सकती है ना, कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है, कुछ भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या इमोशनल कोई ऐसा वॉर हो रहा है वो हो सकता है ना, कोई दो देश आपस में उस वजह से लड़ गए हों, हो सकता है। फिर अगर अपन सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो नाम और ईयर पूछा जा सकता है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो 14 to 18, और सेकेंड की बात करते हैं तो 39 to 55, यही है ना, देख लेना आप लोग एक बार। चलो, अगर अपन कश्मीर युद्ध की बात करते हैं तो आपके सामने है 47-48 में अपन लोगों ने वो करा था। चाइना वॉर की बात करते हैं, पाक वॉर की बात करते हैं, और करगिल वॉर के फैक्ट मैंने बी वाले में बहुत शानदार तरीके से आपको बताए हैं। ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वो हर बार लगभग उससे प्रश्न पूछते ही हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में ऐसे फैक्चुअल इन्फो आप तैयार रखें। जैसे इसमें मैंने इसका वो ध्येय वाक्य वगैरह बताए थे, है ना, इसमें कितने सोल्जर्स, कौन कितना वीरता से लड़ा था वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगर अपन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में 2-4 नाम के बारे में बहुत बार पूछा है, जैसे शिवाजी के बारे में पूछा है, प्रताप के बारे में 2-4 बार पूछा है, अकबर के बारे में पूछा है, पता नहीं क्यों बट पूछा है। तो आप एक बार सरसरी नज़र से इन महापुरुषों के नाम देखें। उसके अलावा वो आपका वो कंसेप्ट है वो भी करते हैं, रुको मैं भूल जाऊँगी वापस, मुझे याद दिलाना। फील्ड मार्शल वाला है ना, आपके वो कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, वो भी बच्चे ने मेल करा है अभी, उसका भी करते हैं। LOC और POK का जो डिस्प्यूट है वो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपके दिमाग में सेटअप होना चाहिए, अगर उस पर कुछ पूछे तो आप सेंटेंस बना के लिख सको। ये परमवीर चक्र विजेता हैं जिनके नाम हैं, कम से कम आपको 10 एक नाम तो याद होने चाहिए। पहले का नाम बिल्कुल आपको उसकी रेजिमेंट सहित याद होना चाहिए, 1000 से करोड़ बार मैं बता चुकी हूँ, यहाँ लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं, और एक 2-4 के नाम और भी याद करें, है ना, ताकि उससे क्या हो कि आपका थोड़ा ज्ञान झलकेगा वहाँ। आपको मान लो नहीं भी पूछा है ना, और अगर थ्योरी का प्रश्न है तो आप उसे अदर्स में करके लिख के आएँ, ठीक है, थ्योरी में पूछे तो, अब उसमें पूछा है तो कुछ मतलब नहीं। अगर अपना आर्मी कमांड्स की बात करते हैं तो ये उसने नियति ने कहा था ना कि ऐड हुई है कुछ
2 3, पहले 7 थी, अभी 9 या 8 हो गई हैं। तो आप ये देखें, इसमें से आपको क्या करना था, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको और कुछ नहीं करना है। अपनी जो दिशाएं हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसके अनुसार आपको 4 तो ये हो गई, ठीक है। अब इसी में 2 4 और जोड़ दी हैं, आर्मी ट्रेनिंग कमांड जोड़ी है, अंडमान निकोबार वाली अभी जोड़ी हैं, एक कुछ छोटी मोटी हैं, तो आप उनको इसमें इंक्लूड करते हुए चलें। तो आपका अपने आप ही आपको पता चलेगा कि इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी हैं, वो आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा। कमांड्स की बात करें और कुछ याद नहीं आए तो ये तो लिख ही देना खाली, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड और साउदर्न कमांड, इतना सा तो लिख दिया, उसका वो नहीं याद रहे। हाँ, एक अपने यहाँ है, अपने जयपुर वाली, तो वो वेस्टर्न कमांड है। कौन सी है रे, किधर किधर वाली वेस्टर्न होगी? साउथ। ये जयपुर वाली तो सदर्न वेस्टर्न है। सदर्न वेस्टर्न, ठीक है। तो वो चीज़ आपको उसमें एक और मेंशन कर देनी है ताकि आपका थोड़ा बड़ा हो जाए वो। चलो, अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन से पिछली बार अच्छे प्रश्न थे, तो इस बार भी अपन अच्छे प्रश्नों की बात करते हैं। चलो देखो, अगर अपन सैटेलाइट की बात करते हैं तो सैटेलाइट बहुत अलग अलग तरीके के सैटेलाइट्स हैं। कोई वेदर सैटेलाइट है, कोई साइंटिफिक सैटेलाइट है, कोई कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट है, तो बहुत सारे तरीके के हैं। मान लो अगर सैटेलाइट के प्रकार पूछे या सैटेलाइट के बारे में पूछे तो आप उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद इसके ये प्रकार भी लिखें कि इतने टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। फिर अगर अपन इंटरनेट फैसिलिटी की बात करें तो क्या क्या कभी कभी ब्राउज़र्स के नाम पूछ लेते हैं 2 4 कि भाई ऐसा बता दो इंटरनेट फैसिलिटी कौन कौन सी हैं, और जो अपन करते हैं ना वही लिख दो सिर्फ तुम, तो बहुत है कि अपन इंटरनेट के लिए किस किस का यूज़ करते हैं। ईमेल का यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र जितने भी हैं, वेब ब्राउज़र में भी आप नाम लिख सकते हैं, कितना बहुत सारे हैं ना, क्रोम, ओपेरा, ये वोन, तो उन सब के नाम लिख सकते हैं। वॉइस मेल के थ्रू भी अपन इस फैसिलिटी का उपयोग करते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म 1000 से करोड़ बार पूछते हैं। पिछली बार बच्चों को पूछा तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, इसमें क्या ही बड़ी बात है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है, इतना सा याद रखना है। देखो इस बार या तो मॉडेम की फुल फॉर्म पूछेगा या फैक्स की फुल फॉर्म पूछेगा, क्योंकि आपकी जो DGNCC ऐप है ना, ये इसमें बहुत सारी जगह फैक्स और मॉडेम को थोड़ा हाईलाइट करके बताया गया है, पता नहीं क्यों, बट उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें दे रखी हैं। तो इन दोनों का नाम आपको पूछा जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म में आपको लग रहा होगा कि यूं ही लिख दिया है, नहीं, ये मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, आपको इसे याद रहना चाहिए। सैटेलाइट वही है, सैटेलाइट की परिभाषा आप थोड़ा पता करें। और क्या है, टोपोस्केटर देखो ऐसा है कि जो अपना ट्रोपोस्फेयर है ना, वहाँ पे इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट कहो या एक तरीके का सैटेलाइट कहो उसको लॉन्च करा है। सैटेलाइट जैसा है, सैटेलाइट नहीं है, बट एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह मापने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें है ना, जानकारी के लिए मिलिट्री की उनके लिए। तो उसमें क्या है कि 2 टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है, UHF और SHF। तो इनकी फुल फॉर्म पूछने की पूरी संभावना है कि पूछ ले तो फिर क्या करोगे। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। वॉकी टॉकी से आप अनजान है नहीं, उसके बारे में तो क्या ही बताएं। फैक्सिमाइल फैक्स का फुल फॉर्म है, तो फैक्स देख के आप बिल्कुल यूं नहीं कि क्या है इसकी क्या फुल फॉर्म हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखें। चलो, और भी है कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें, वैसे इतना डीप जाना नहीं था, बट आपकी उस ऐप में इतना लिख रखा था तो मैंने कहा कि ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हो जाएगी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछी है, टेलेक्स की फुल फॉर्म पूछी है, टेली प्रिंटर एक्सचेंज, ठीक है भाई, आपको इतना सा पता होना चाहिए। अगर अपन इसकी बात करें ATGM, ठीक है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये ऐसा लिखा हुआ है और उसको चर्चा में भी है, तो आप उसको उसकी फुल फॉर्म भी याद रखें, एक बार भी पढ़ेंगे तो याद रह जाएगी। अपने जो कॉल होती है ना, अपने आर्मी में वो नहीं कहते कॉल आई, कॉल आप कभी किसी जू में गए हो या कभी आप कोई टाइगर रिजर्व देखने गए हो, तो वैसे वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं ना, वैसे कहते हैं कॉल आई है, समझ रहे हो उसका मीनिंग क्या होता है। कॉल का मीनिंग ये है कि किसी का बुलावा या बुलावा आना,
या ऐसा कोई मैसेज मिलने वाला है। कॉल का मीनिंग ये है। तो अपने आर्मी के जो अफसर्स हैं उनको कॉल के तरीके दिए हैं कि सिंगल कॉल होती है, मल्टीपल कॉल होती है वगैरह, ऐसे कॉल के टाइप्स बताए हैं। तो वो बुलाने के टाइप्स हैं। तो आप ये देख लेना, एक दो भी याद रहेंगे आपको, तो सिंगल और मल्टीपल दो याद रखेंगे तो भी हो जाएगा, बाकी याद नहीं रहेंगे चलेगा, पूछ ले क्या पता कि कितने कॉल के कितने टाइप होते हैं। तो चलो और बात करते हैं अपन। जो रेडियो टेलीफोन है ना, उसके कुछ प्रिंसिपल्स पता हैं। ये क्या बता रही हूँ मैं, ये कम्युनिकेशन के टाइप्स बता रहे हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम बता रहे हैं। बहुत सारे बताए हैं मैंने, देखो पीछे भी आपको इतने सारे बताए हैं। ये सब कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है। इससे ही जुड़ी हुई ये भी हैं, ये दो चार और, ठीक है। तो यहाँ पे इसके प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। तो ये तीनों प्रिंसिपल्स आप ध्यान में रखें, है ना। तीन चार जो भी हैं, फॉर्मल मैसेज कर सकते हैं, यूआर मैसेज कर सकते हैं। यूआर मैसेज का फुल फॉर्म कुछ है यूआर का, बट मैं भूल गई हूँ, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। आर्टी कंजर्वेशन है, कन्वर्सेशन है सॉरी, और कम्युनिकेशन है। तो ये इसके रेडियो टेलीफोन के प्रिंसिपल्स हैं, आप ये ध्यान रखें। चलो और आगे चलते हैं। ये आपका डीजी एनसीसी जो ऐप है ना, उसका इंटरफेस है, इस तरीके का दिखता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये इस तरीके का, अपन प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करते हैं, फिर ये इसका पेज खुलता है, फिर इसमें अपन एनसीसी वाला कॉलम खोलते हैं तो इसमें ये खुलता है। तो बहुत सारे हैं जिसमें वो कंटेंट वगैरह है, इसमें सिलेबस है इसमें, और क्वेरीज़ के लिए आप है ना जो भी है अपनी बटालियन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका पूरी इन्फो भर के और उनको भेजते हैं, तो वो आपकी क्वेरीज भी सॉल्व आउट करते हैं। बेस्ट ऐप है। कुछ छोटी मोटी गलतियाँ भी हैं बट अच्छी है, काफ़ी अच्छा उसमें लिखा हुआ है। चलो अगर अपन अभी करंट इन लोगों की बात करें तो ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। आपको बस खाली इतना सा याद रखना है कि जो जनरल है, आपने इन दोनों को छोड़ दो, अपने जनरल महोदय जो हैं आर्मी चीफ है ना, उनके ये मेडल्स याद रखने हैं। PVSM, ABSM, SM, PSM और ADC, लगभग सारे ही हैं इनके पास। तो मनोज मुकुंद नरवणे साहब, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। एडमिरल और एयर चीफ मार्शल आप नहीं भी याद रखें तो भी चलेगा, ठीक है। चलो फिर भी आपको पता होना चाहिए हरि कुमार सर हैं जो नेवल के चीफ हैं, और एयर के चीफ जो हैं विवेक राम चौधरी सर हैं, ठीक है। उनकी चौधरी की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, नॉर्मल जो चौधरी होता है वो स्पेलिंग नहीं है, आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर अपन अभी करंट अफसर्स की बात करें तो अपनी एनसीसी की जो ऐप है, मतलब सॉरी एनसीसी की ऐप क्या, एनसीसी की जो वेबसाइट है उनके ऊपर इनका सबसे पहला फोटो आता है। बी के एग्ज़ाम में मैंने यहाँ डेट गलत लिख रखी है क्योंकि वो टाइपिंग एरर था, है ना। आप यहाँ ये वाली डेट सही है, इन्होंने 27 सितंबर के दिन इसको ज्वाइन करा है, मतलब है ना। अब यहाँ ये डीजी के पद पे आए हैं, और कितने नंबर के डीजी हैं ये भी आप ध्यान रखें, 34वें नंबर के डीजी हैं। अगर अपन डीडीजी राजस्थान की बात करते हैं तो एयर कमांडर LK जैन। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि आपके ऐप में लिखा हुआ है कि जो बंदा डीजी बनेगा वो अनिवार्य रूप से लेफ्टिनेंट जनरल होगा, ठीक है। तो आपके अभी करंट डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम डीडीजी की बात करें तो आपको याद रखना है LK जैन सर, उनके आगे लगाना है एयर कमांडर। ऑब्वियस है एयर कमांडर ही होता है डीडीजी जो भी होता है। ग्रुप कमांडर वैसे पूछेगा नहीं। अपने अगर राजस्थान की बात करते हैं अपन तो 4 ग्रुप हैं, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा, 4 ग्रुप हैं। तो अब यार चारों ग्रुप के तो कमांडर के नाम नहीं पूछेगा, तो कभी पूछेगा नहीं, बट फिर भी आपको भास्कर सर का नाम तो याद होगा ही। आप देख लेना अपने यहीं, तो अगर स्पेसिफिक पूछ ले कि आपके ग्रुप कमांडर का नाम बताइए, तो आपके ग्रुप कमांडर का मतलब यह है कि राजस्थान में जो जहाँ से पेपर दे रहा है उसके ग्रुप कमांडर का नाम पूछ रहा है, तो आ तो सकता है बट नहीं पूछेगा। चलो ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फो है, आप एग्ज़ाम में समय पे पहुँचें। जो भी है रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे 7:30, वो वही है कि आपके लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ाया है, उन्होंने 6:30 बोला है बट हमने थोड़ी परमिशन लेके उसको 7:30 करा है। पर उनकी ये शर्त है कि 7:30 के बाद कोई ना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखें, ये प्रॉपर ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये ठीक है। अब एक कन्फ्यूज़न और है, वो भी क्लियर कर ही लेते हैं।
आपने पूछा कि फर्स्ट फील्ड मार्शल की अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट फील्ड मार्शल तो आप ये मान के चलिए कि सेम मानेकशॉ ही है, ठीक है। अगर जब भी पूछा जाए क्या पूछा जाए, फर्स्ट फील्ड मार्शल, ठीक है। क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी ये होनी चाहिए फर्स्ट फील्ड मार्शल। और अगर सेकंड पूछा जाए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, तो आपका हो जाएगा KM करियप्पा, जो पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। टर्मिनोलॉजी चेंज है, वो सेकंड फील्ड मार्शल थे और प्रथम स्टाफ आर्मी क्या था रे यार, चीफ स्टाफ ऑफ आर्मी ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वो मैंने आपको लिख के भी दिया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इसमें, क्लियर भी करा है। तो KM करियप्पा को अपन सेकंड नंबर पे रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर फील्ड मार्शल पूछा जाए तो आप सेम मानेकशॉ ही करें, ठीक है। ये आपकी किताबों में लिखा नहीं है तो आप क्या करें। चलो ओके, जय हिंद।